देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर। रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर। यस मैम। ठीक है, देखो आज हम लोग जो है मेटेरियल कॉस्ट ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हेडिंग करो मेटेरियल कॉस्टिंग। देखो कॉस्टिंग का मतलब होता है किसी चीज का कॉस्टिंग, ये जो लैंग्वेज इसका मतलब है एक टेक्निक जिसके थ्रू से हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करें, ठीक है। अच्छा, किस चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर सीखना है, दैट इज मेटेरियल, ठीक है। मेटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेट करना हमें यहाँ पर सीखना है। तो मेटेरियल कॉस्टिंग का मतलब है हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, चैप्टर में पढ़ना है हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मेटेरियल। यही हमें यहाँ पर सीखना है, ठीक है, कैसे हम लोग मेटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेट करें। अच्छा, अब देखो कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग बनाते हैं ना, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसमें मेनली तीन खर्चा लगता है। एक है मेटेरियल, दूसरा है लेबर और थर्ड होता है ओवरहेड, ठीक है। मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। कोई भी प्रोडक्ट बना लो, लाइक जैसे कोई फर्नीचर बना लो, ठीक है, या फिर कुछ भी बनाओ, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बना लो, या फिर जो है कि जैसे फर्नीचर में तो मैंने बोला ही, टेबल चेयर वगैरह ये सब देख लो, कुछ ड्रेसेस बना लो, ठीक है। तो कुछ भी बनाओ, तीन खर्चा हमें करना ही करना है। जिस मेटेरियल से वो प्रोडक्ट बनेगा, मेटेरियल, और उस मेटेरियल को जिसके पास वो स्किल्ड नॉलेज है जिससे वो उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर सकता है। जैसे देखो लकड़ी से टेबल भी बन सकता है, चेयर भी बन सकता है। टेबल बनाने का स्किल अलग है, चेयर बनाने का टेक्निक अलग है। तो वैसा कारपेंटर को आना चाहिए कि हाँ मुझे ये टेबल बनाना है तो कैसे, चेयर बनेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो वैसा हमें लेबर चाहिए। और ओवरहेड का मतलब अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। ओवरहेड का मतलब मेटेरियल और लेबर के अलावा जो एक्सपेंसेस होता है उसे हम लोग ओवरहेड, एक्चुअली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड बोलते हैं। बताते हैं, देखो हम लोग का यहाँ पर मेटेरियल में सबसे ज्यादा खर्चा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। 80 से 90% एक्सपेंस जो है, मतलब कॉस्ट जो है, वो मेटेरियल के वजह से हमारे प्रोडक्ट में इनकट होता है। उसके बाद लेबर सेकेंड हाईएस्ट कॉस्ट, और एकदम थर्ड हाई जो कॉस्ट है वो ओवरहेड की वजह से अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम लोग को एक शर्ट बनाना है, ठीक है। तो सपोज कि हम लोग को ये शर्ट बनाना है, ठीक है। शर्ट बनाना है, और शर्ट बनाने के लिए हमें मेटेरियल क्या क्या चाहिए, देखो मेटेरियल में हमें चाहिए, इस शर्ट को बनाने के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए जिसको हम लोग बोल सकते हैं फैब्रिक, ठीक है। जो फैब्रिक का हमें नीड है, बटन, ठीक है, ये जो बटन है ये हमें चाहिए। ये भी तो मेटेरियल है, ठीक है। मेटेरियल का मतलब जिसका जो है एक हम लोग बोल सकते हैं सब्सटेंस है, ठीक है। फैब्रिक जो कपड़ा लगेगा वो मेटेरियल है, जो बटन लगेगा वो मेटेरियल है, ठीक है। या फिर मान लो ऑयल फॉर यूज इन मशीन, क्योंकि कपड़ा तो मशीन में सिलाई होता है ना, ठीक है। जो मशीन होता है उसमें कपड़ा सिल के निकलेगा, तो उस मशीन में ऑयल देने के लिए हमें ऑयल का भी जरूरत हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। अब एक शर्ट को सिलने के लिए काफी सारा चीज लग सकता है, और धागा भी लग सकता है, ऐसा बहुत सारा चीज हो सकता है। मैंने तीन एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये जो मेटेरियल मैंने लिखा है इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेटेरियल का
दो पार्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैंने जो तुम लोगों को मतलब बेसिक क्लास जो एक करवाया है उसमें मैंने ये बताया, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है ना हम एक बार शेयर कर देंगे, एक बार देख लेने से ठीक रहेगा, ठीक है। सबका तो पूरा है नहीं इसलिए मैंने नहीं करवाया, ठीक है। जिनका है नहीं हुआ है हम उनको शेयर कर देंगे एक बार, थियोरेटिकली जो बताया है ये सारी चीजों को, ठीक है। एक बार यहाँ पर हम फिर से बता देते हैं। देखो मेटेरियल जो है उसको दो पार्ट में कॉस्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर को भी किया जाता है, जब लेबर पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। मटेरियल का दो पार्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है वो सारे मटेरियल जो शर्ट बनने के बाद हम लोग शर्ट में देख के बता सकते हैं कि वो मटेरियल कितने का उस शर्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बोल सकते हो कि ये सब में डायरेक्ट मटेरियल कौन सा, इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा है। जैसे कि मान लो ये शर्ट बन के रेडी हो गया, जैसा शर्ट हम लोगों ने चाहा था वैसा मान लो टेलर ने बना के रेडी कर दिया है, ठीक है। टेलर ने बना के रेडी कर दिया है। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये शर्ट में हमें फैब्रिक का जो खर्चा है वो एक शर्ट में हमें जरूर पता चलेगा कि एक शर्ट में कितने मीटर का कपड़ा लगा हुआ है। और जब हम लोगों ने मार्केट से वो कपड़ा खरीदा होगा, कितना पर मीटर खरीदा होगा, उसके हिसाब से इंटू उतना मीटर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए का कपड़ा लगा है। एक बटन मान लो अगर 2 रुपए का आता है तो 3 बटन 6 रुपए का, ठीक है। लेकिन जो मशीन चल रहा था जहां पर ये शर्ट सिलाई होके निकला, उस मशीन में जो हम लोगों ने ऑयल यूज किया मशीन को स्मूथ रन करवाने के लिए, इस शर्ट को देख के क्या हम लोग बता सकते हैं कि इसमें ऑयल का खर्चा कितना लगा? नहीं बता सकते, है ना। तो हम लोग इसमें कौन से खर्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फैब्रिक का खर्चा और बटन का खर्चा आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस शर्ट को देख के, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है जो खर्चा, डायरेक्ट खर्चे का मतलब 1 यूनिट फिनिश गुड्स में जो आइडेंटिफाई किया जाता है, 1 यूनिट फिनिश गुड्स में जो आइडेंटिफाइबल है, आइडेंटिफाइबल है। तो फिनिश गुड्स क्या हो गया? ये वाला। अब 1 यूनिट मतलब एक शर्ट, यहाँ पर यूनिट यानी एक शर्ट, एक शर्ट में हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस चीज का खर्चा? फैब्रिक का और बटन का, ठीक है। फैब्रिक का और बटन का, ठीक है। लेकिन हम लोग ये देख के ये नहीं बोल पाएंगे कि इसमें ऑयल का खर्चा कितना हो, मतलब जिस ऑयल को हम लोगों ने यूज किया मशीन को स्मूथ रन करवाने के लिए, ये देख के हम लोग ये नहीं बोल सकते इसमें कितने रुपए का ऑयल का खर्चा हुआ। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट यानी कि कॉस्टिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं ओवरहेड का खर्चा, ठीक है। क्या सभी खर्चा हमें इस शर्ट पे अप्लाई करना है? बिल्कुल, ये सभी खर्चे को हमें शर्ट पे ऐड ऑन करके उसका कॉस्ट फाइंड आउट करना है। फिर उस पे प्रॉफिट लगा के, जितना प्रॉफिट लगाना है हमें, लगाने के बाद हमें सेल प्राइस जो है आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट है डायरेक्ट, हमें यहाँ पर मटेरियल का कौन सा कॉस्ट पढ़ना है? क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों पढ़ना है या फिर डायरेक्ट पढ़ना है? नहीं, अभी हम लोग जो है सिर्फ इस चैप्टर में डायरेक्ट वाला ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग का अभी जो पर्पस ऑफ स्टडी है वो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, हमें ये वाला पढ़ना है, ये हमें अभी पढ़ना है। तो फिर हम लोग ये वाला खर्चा कहाँ पर पढ़ेंगे? ये नॉर्मली ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा जाता है। ये यहाँ पर मटेरियल कॉस्टिंग का मतलब ऑलवेज डायरेक्ट मटेरियल, कभी भी इनडायरेक्ट मटेरियल का बात इसमें नहीं होगा, ठीक है। मटेरियल कॉस्टिंग का मतलब हमें डायरेक्ट मटेरियल को पता करना है। अच्छा, अब देखो हमें तो समझ में आया कि मटेरियल 80 से लेके 90% कॉस्ट जो है मटेरियल का ही लग जाता है, मेनली किसी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में। अब यहाँ पर लिखेंगे कि मटेरियल को कैसे प्रोक्योर किया जाता है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है मटेरियल को कैसे हम लोग जुगाड़ करें, ठीक है। प्रोक्योर का मतलब होता है कैसे जुगाड़ करें, ठीक है। मतलब जुगाड़ करने का यहाँ पर मेन ये है कि हम लोगों को ऐसे जुगाड़ करना है ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो हमारे लिए, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब देखो हमें सबसे ज्यादा मटेरियल पे ही खर्चा करना पड़ता है। जैसे सोचो ना, एक शर्ट बनाने का सबसे ज्यादा खर्चा उस पे लगे हुए कपड़े का होता है, बाकी चीजों का उतना खर्चा नहीं होता है जितना कपड़े का होता है, ठीक है। अब जैसा क्वालिटी का हम लोग कपड़ा यूज करेंगे, तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है। तो हम लोग अपना जैसे मान लो तुम लोग अगर किसी
नॉर्मल कोई भी रिटेल शॉप में जाके लोगे, जैसे अभी मॉल में जाके शर्ट का पीस लोगे तो वो महंगा होगा, मॉल में थोड़ा महंगा मिलता है, ठीक है। आसपास की दुकान से लोगे तो सस्ता होगा। कहीं अगर जहां फैक्ट्री में जाके अगर कपड़े का पीस ले सकते हो, ठीक है, वैसे फैक्ट्री वाला एक दो देता नहीं है, ज्यादा लेना पड़ता है, जो भी हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वहां पर हमें सस्ते में मिल सकता है। मतलब कहाँ जाने से हमें अपना मेटेरियल सस्ता मिलेगा, लेकिन सस्ते के चक्कर में हमें ये भी नहीं करना है कि हमारा प्रोडक्ट लो क्वालिटी का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें तो प्रोड्यूस करके बेचना है। तो हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट इफेक्टिव तो होगा ही, उसके साथ साथ क्वालिटी को रिड्यूस हमें कभी नहीं करवाना है, ठीक है। तो कैसे करके प्रोक्योरमेंट करते वक्त हमें तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तीन चीज क्या है, एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम, ठीक है। 3 R का हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमें हमेशा मेटेरियल को राइट टाइम में परचेज करना चाहिए, इन राइट क्वांटिटी, और राइट क्वांटिटी में परचेज करना चाहिए, और फ्रॉम राइट सप्लायर, फ्रॉम राइट सप्लायर, राइट सप्लायर से जो है हमें परचेस करना चाहिए, ठीक है। राइट टाइम पे, मतलब सही टाइम पे, राइट क्वांटिटी पे, और राइट सप्लायर से करना चाहिए। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है, चलो हम एक स्टोरी से तुम लोग को ये तीन कंडीशन को बताते हैं। जैसे कि मानो कि शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है किसी का, ठीक है, मतलब गारमेंट्स का बिजनेस है, बेसिकली शर्ट बनाता है, ठीक है। अच्छा, तो इनको मान लो ऑर्डर आया है, ऑर्डर फॉर 1000 शर्ट्स, ठीक है, 1000 शर्ट्स बनाने का ऑर्डर आया है, ठीक है। और इनको पता है, ठीक है, ये शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान लो मिस्टर ए का है, ठीक है, और मिस्टर ए को पता है कि इतने सारे शर्ट बनने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना चाहिए, हम एक अंदाजे से बोल रहे हैं। मान लो कि से फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1000 शर्ट्स के लिए हमें 850 मीटर फैब्रिक चाहिए, ठीक है। मान लो कि 1000 शर्ट के लिए 850 मीटर फैब्रिक चाहिए, ठीक है। और हम लोगों के पास, मतलब मिस्टर ए ने जैसे ही ऑर्डर आया तो उन्होंने क्या किया, अब जहां पर स्टोर में इनका मटेरियल रहता है वहां पर जाके उन्होंने चेक किया कि इस तरह का मटेरियल इनके पास ऑलरेडी जो है 500 मीटर अवेलेबल है। तो इन्होंने चेक किया कि इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल जो है, अवेलेबल फैब्रिक जो है जिससे ये शर्ट बन सकता है, वो है 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर है। अच्छा, तो मुझे एक चीज बोलो कि अगर 1000 शर्ट बनाने में 850 मीटर फैब्रिक लगता है, तो उनके पास अगर पहले से ही 500 मीटर फैब्रिक है, तो वो अभी करेंटली कितने सारे शर्ट बना सकते हैं, बोलो। मैम 588 शर्ट्स। 588 शर्ट्स, करेक्ट, 588 शर्ट्स जो है वो बना सकते हैं। गुड इवनिंग अर्जुन। इवनिंग मैम। देखो, तो नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी रेडी, ठीक है, वो कितने सारे शर्ट अभी रेडी कर सकते हैं। देखो, 500 मीटर जो है कपड़ा इनके पास, मतलब फैब्रिक है, और एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। देखो, एक शर्ट अगर 1000 शर्ट के लिए 850 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, ये तो देखो नॉर्मल जो हम लोग बचपन में यूनिटरी मेथड करते थे वही वाला है। 1000 शर्ट बनाने के लिए अगर 850 मीटर फैब्रिक चाहिए, तो एक शर्ट बनाने के लिए 850/1000 मीटर शर्ट, सॉरी 1000 मीटर्स जो है, मतलब 850/1000 मीटर फैब्रिक चाहिए। तो फिर 500 मीटर को, मतलब एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, पहले वो निकाल लो, तो फिर इसमें डिवाइड कर देंगे। ये देखो, 850 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, तो 0.85 मीटर जो है चाहिए, ठीक है, 0.85 मीटर चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमें कितने सारे शर्ट हम लोग बना सकते हैं, अगर हमारे पास 500 मीटर कपड़ा है, ठीक है,
तो एक शर्ट के लिए 0.85 मीटर फैब्रिक चाहिए, तो 0.85 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने सारे शर्ट बना सकते हैं करेंटली। तो 588 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, मैंने डेटा उतना काउंट करके लिया नहीं है, अप्रोक्सीमेट नहीं आए तो ही अच्छा, कोई बात नहीं, चलो 588 शर्ट्स जो है हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, तो मुझे एक चीज बोलो कि इनको अगर 1000 शर्ट का ऑर्डर पूरा एग्जीक्यूट करना है तो इनको और कितना फैब्रिक चाहिए होगा? टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर इनको और कितना फैब्रिक चाहिए? बोलो। 350 मैम। 350। 850 माइनस कितना हो जाएगा? 500, यानी 350 मीटर इनको और कपड़ा चाहिए। तो देखो, जब भी कोई ऑर्डर आएगा कोई अपना ऐसे ही कैलकुलेशन करेगा, बिजनेसमैन तो अपना ऐसे ही कैलकुलेशन करेगा, भाई मुझे 1000 शर्ट का ऑर्डर आया है, मुझे पता है कि 1000 शर्ट बनने में इतना कपड़ा चाहिए, मेरे पास 500 मीटर कपड़ा है, मतलब हम अभी चाहे तो शर्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है हम उससे 588 शर्ट तो बना ही लेंगे, ठीक है। लेकिन पूरा ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे और भी 350 मीटर कपड़ा चाहिए, ये पहले वो अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, ये पहले वो अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेगा। अब उसको मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उसको पता है कितना चाहिए, उसको 350 चाहिए। अब मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे बोलो, मान लो उसने अपना काम शुरू भी कर दिया है, क्यों? क्योंकि उसके पास तो अच्छा खासा मटेरियल है जिससे वो आराम से 588 तो शर्ट बना ही लेगा, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो कि वो जब मटेरियल खरीदना चाहेगा तो उसके लिए राइट टाइम क्या होना चाहिए, उसे कब मटेरियल खरीदना चाहिए? मतलब जब 588 शर्ट पूरा बन जाएगा उसके बाद खरीदना चाहिए, या फिर शुरुआत में ही खरीद लेना चाहिए, एकदम स्टार्टिंग में ही, मतलब पुराने कपड़े से बनाने के पहले ही खरीद लेना चाहिए, या बीच में किसी टाइम में खरीदना चाहिए? तुम लोग को क्या लगता है, कितने सारे शर्ट बनने के बाद खरीदना चाहिए, क्या लगता है? बोलो। या फिर स्टार्टिंग में ही खरीद लेना चाहिए? अगर तुम लोग के पास ही ऐसा ऑर्डर आए, मान लो तुम लोग का शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो तुम लोग क्या करोगे? क्या ऑर्डर आते साथ पहले ही 350 मीटर कपड़ा लेने चले जाओगे, या फिर कुछ शर्ट बना लोगे फिर लेने जाओगे, या फिर सारे शर्ट बन जाने के बाद लेने जाओगे? क्या करना चाहिए? मैम सबसे पहले तो हम लोग जितना मटेरियल बचा उससे पहले कपड़ा बना लेंगे, उसके बाद उसके एस्टिमेशन के बाद ही हम लोग खरीदेंगे। पहले खरीद लेंगे तो फिर क्या पता क्लोजिंग स्टॉक में निकल जाए या शॉर्टिंग हो जाए, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, पहले खरीदने से प्रॉब्लम क्या होगा बोलो, वो थोड़ा क्लियरली नहीं बोले, वो बोलो पहले खरीदने से प्रॉब्लम है, ठीक बोल रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकता है अगर हम पहले से ही खरीद लेंगे तो? मैम अगर हम पहले से ही कपड़ा खरीद लेंगे तो हो सकता है या तो शॉर्टेज हो जाए, मतलब जितना जरूरत हो उतना ना खरीद पाए, या इतना खरीद ले कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक में दिख जाए, तो उससे हमको मेरा एस्टिमेशन गड़बड़ हो जाएगा, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। नहीं, एस्टिमेशन करके ही हम खरीदेंगे, मुझे तो पता ही है मुझे 350 मीटर ही लेना है, हम उतना ही लेंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है, मुझे कब लेना चाहिए, देखो घर पे तुम लोग देखे हो कभी ऐसा होता है कि आटा दाल चावल सब खत्म हो जाने के बाद घर से बोला जाता है जाओ लेके आओ, या रहते रहते ही बोला जाता है? बोलो, तुम लोग बाहर मैम भी तो कोई रहते कोई रहते रहते हैं। हाँ, तो अब कितना रहते रहते बोला जाता है बोलो तो? बस थोड़ा जैसे खत्म होने लगा था उससे पहले। ये अपने अपने घर का एस्टिमेशन है, ठीक है। कोई तो एक हफ्ते का राशन रहते रहते ही बोलता है कि लेके आ जाओ, कोई 2 दिन का रहते रहते बोलता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा रहते रहते तो बोलेगा ना। अब कोई होता है कि एक हफ्ते का राशन है फिर भी भेज देता है, ये जो है अपने घर के डिसिप्लिन या सिस्टम पे डिपेंड करता है कि भाई मेरा एक हफ्ता का बाकी है, हम अभी भेज देते हैं, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो इसका मतलब इनको भी मटेरियल कब खरीदना चाहिए पता है? इनके पास मटेरियल रहते रहते ही इनको मटेरियल खरीदना चाहिए, सारा मटेरियल खत्म होने के बाद अगर ये खरीदने जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है बोलो? अगर तुम लोग के पास पूरा चीनी खत्म कर दिए और उसके बाद खरीदने जाओगे तो अगर चीनी का रिक्वायरमेंट होगा तो कहां से फुलफिल करोगे? वैसे ही अगर सारा कपड़ा जो है, सारा फैब्रिक अगर यूज कर लेने के बाद, मतलब 588 शर्ट बनाने के बाद जाओगे मार्केट में लेने, तो काम तो बंद हो जाएगा। काम बंद होगा कि नहीं होगा बोलो? वर्कर तो बैठे रहेंगे, इसमें लॉस है। तो हमें कब खरीदना चाहिए बोलो? एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि मेरा
मान लो कि 580 शर्ट्स बन गया, उसके बाद हम लेने चले गए, ये ठीक रहेगा। देखो 580 शर्ट्स बन गया और उसके बाद हम लोग लेने चलेंगे। आफ्टर दैट हम लोगों ने जो है परचेस किया, ठीक है, आफ्टर दैट हम लोगों ने परचेस किया फैब्रिक, ये डिसीजन लिया। अब तुम लोग बोलोगे 580 क्यों, क्या 585 नहीं हो सकता है? किसी का अनम्यूट हो गया है लग रहा है। तो देखो यहाँ पर वही हम बोल रहे थे, देखो 580 शर्ट्स के बाद हम लोग लेने जा सकते हैं। अब तुम लोग बोलोगे 580 क्यों मैम, 585 नहीं हो सकता है? हो सकता है, जैसे मैंने बोला थोड़ा सा रहते रहते ही राशन हम लोग बोलते हैं कि जाओ मतलब नेक्स्ट मंथ के लिए लेके आओ, तो वो देखो जो है वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि वो 8 शर्ट का कपड़ा रहते रहते जाने वाले हैं या 2 शर्ट का कपड़ा। ये डिपेंड करता है उनके पास कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। अगर उनके पास अच्छा खासा पैसा है तो वो आगे जा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम पहले ही चले जाएंगे। लेकिन अगर उनके पास अच्छा पैसा नहीं है, मतलब देखो कोई ऐसा भी तो इंसान है ना, पूरा खत्म होने के बाद ही बेचारा ला पाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका फाइनेंशियल उतना अवेलेबिलिटी नहीं है। तो थोड़ा बहुत रहते रहते भी कोई ला सकते हैं। कोई होता है कि पूरा खत्म होगा उसी के बाद ही वो ला पाएगा, नहीं ला पाएगा इसके पहले, ऐसा भी होता है। कोई तो 2-2 4-4 महीने का भी जो है स्टोर करके रखने के लिए केपेबल होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है डिपेंड करता है कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन। और यहाँ पर अगर इस चीज को रिलेट करो तो इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिस्टर ए जो है, ये कंपनी चलाते हैं, ओनर है, उनका फाइनेंशियल जो कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कब फैब्रिक को लाने जाए, ठीक है, क्योंकि पैसा तो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, पैसा ब्लॉक होगा। दूसरा बात है कि हम लोग मेटेरियल जितना ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है, मेटेरियल जो खरीदेंगे उसको तो रखना भी पड़ेगा ना। अगर मेरे पास पहले से ही मेटेरियल है, हम और भी लेके आ गए, तो मुझे उस मेटेरियल को एकोमोडेट करने का भी तो जगह चाहिए, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट होता है, ठीक है। ये सारी बात ध्यान से सुना, ऐसा मत सुनो समझो कि मैम क्या स्टोरी बोल रही है, ये स्टोरी पे ही सारा चीज है। अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, यही सब चीज होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। हम जो भी बोलते हैं क्लास में सारा चीजें इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो 580 शर्ट्स जो बनने के बाद मैंने एक एस्टिमेशन दिया कि ये 8 शर्ट का कपड़ा रहते रहते ये चले जाएंगे। देखो एक्सेसिवली पहले चले जाने से एक लॉस क्या है कि मुझे कैरिंग कॉस्ट ज्यादा बेयर करना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट मतलब मुझे मटेरियल को रखना, जैसे मान लो मेरे पास 1 किलो चीनी है और हम और 1 किलो चीनी लेके आ गए और मेरे पास अगर कंटेनर ही नहीं है, अब तो मेरा प्रॉब्लम हो गया, हम रखे कहाँ उसको। तो वैसे ही अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे पास गोडाउन में उतना स्पेस ही नहीं है कि हम ज्यादा मटेरियल स्टोर कर पाए, ठीक है, तो मुझे उतना ही मटेरियल लाना चाहिए जितना हम स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मुझे करना चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया, राइट टाइम कब लाना चाहिए। तो इन्होंने डिसाइड किया जब 580 शर्ट्स बन के रेडी हो जाएगा, 8 शर्ट का कपड़ा हमारे हाथ में रहेगा, तब हम लोग जाएंगे मार्केट से मटेरियल लेने। दैट इज द राइट टाइम, ठीक है। अब राइट क्वांटिटी, अब मुझे बोलो ये हो गया राइट टाइम। अब मुझे बोलो कितना इनको लाना चाहिए। इनको चाहिए तो 350 मीटर, इनको कितना लाना चाहिए? क्या 350 ही लाना चाहिए या उससे कम ज्यादा लाना चाहिए? बोलो। বেশি আনবে। हाँ ज्यादा लाना चाहिए, बेसी आनबे। क्यों बोलो, কেন বেশি आनबे? কারণ কিছু কিছু হচ্ছে রেখে मैं দেবে যাতে পরে অর্ডারটা এলে যাতে কন্টিনিউ কাজটা করতে পারে। सही है। हाँ बोलो, और कौन क्या बोलोगे, बोलो। मैम शायद अब नॉर्मल लॉस हो जाए या फिर कुछ शॉर्टेज हो जाए, इसलिए ज्यादा लाना चाहिए। हाँ देखो, एबनॉर्मल लॉस हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, इसीलिए ज्यादा लाना चाहिए। और हमें हमेशा थोड़ा सा क्लोजिंग स्टॉक, अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है रखने का तो हमें रखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कितना लाना चाहिए वो भी देखो, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना, हम लोग स्ट्रांग है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग मान सकते हैं कि इनको 350 मीटर चाहिए, तो ये 400 मीटर लेके आ गए, मतलब 50 मीटर एक्स्ट्रा लेके आ गए, ठीक है। अगर किसी तरीके का लॉस होता है या फिर फर्दर ऐसा डिमांड होगा शर्ट का, ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम लोग रख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक में इस तरीके का फैब्रिक, लोगों को सैंपल भी दिखा पाएंगे कि देखो हम लोगों ने इस फैब्रिक से शर्ट बनाया था, तो वो 400 मीटर भी ला सकते हैं। मतलब देखो 350 तो किसी हालत में नहीं लाना चाहिए, थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए। अब कितना ज्यादा ला पाएंगे वो डिपेंड करता है हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये हो गया राइट क्वांटिटी, इसको हम लोग बोलते हैं इन राइट क्वांटिटी।
अब ये ही राइट क्वांटिटी नहीं है, ऐसा मत सोचो 350 का 400 ही राइट क्वांटिटी, ये तो एग्जाम्पल है। अब कौन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना लाएगा वो तो उसी को पता है, ठीक है, उसका जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल टाइप है, मीडियम टाइप है, ठीक है, लार्ज टाइप है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लाने से ही तो नहीं होगा, उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसको रखने का भी खर्चा बेयर करना पड़ेगा, तो उतना ही लाओ जितना मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा। अब मेरे पास 2 किलो चीनी रखने तक का अवेलेबिलिटी, अब हम लेके आ गए 10 किलो चीनी, अब मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं, अब क्या होगा, चीनी तो फिर क्या हो जाता है, कभी कभी पानी छोड़ देता है, वो तो पूरा बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, मेरे पास जितना अवेलेबिलिटी है मुझे उतना ही एक्स्ट्रा लेना चाहिए, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा मुझे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द राइट क्वांटिटी। और राइट सप्लायर का मतलब क्या होगा, देखो जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो हम लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया कि जो फैब्रिक का हमें नीड है वो कौन सप्लाई करेगा, तो हम लोगों ने देखा मार्केट में 3 सप्लायर है, ठीक है, 3 सप्लायर है, एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड, ठीक है। ये बोल रहा है 200 मीटर, 200 पर मीटर, ये कपड़े का रेट बोल रहे हैं 200 पर मीटर, सेम कपड़े के लिए ये बोल रहे हैं 180 पर मीटर, और ये बोल रहे हैं 199 पर मीटर। बोलो हमें किन से खरीदना चाहिए, हम लोगों ने 3 सप्लाई ढूंढ लिया, तीनों अपना अलग अलग रेट बोल रहा है, हमें किन से लेना चाहिए? वाई से। अच्छा, क्यों वाई से लेना चाहिए? मैम ऑब्वियसली मेरा कॉस्ट कम होगा। लेकिन सिर्फ कॉस्ट मत देखो, अब मान लो ये वाई जो सप्लायर है, इससे जब हम लोग मेटेरियल क्वालिटी की है का बोलছে না কোয়ালিটি আলাদা? क्वालिटी मान लो कि एक ही है, एक ही আছে ধরে নাও। अगर क्वालिटी अलग अलग होगा तो फिर हमें क्वालिटी देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट निकल के आएगा, जैसे बोल रहे हो कि क्वालिटी, सही पॉइंट पकड़ा है, ठीक है, क्वालिटी, अगर सभी का क्वालिटी एक जैसा है फिर तो मुझे वाई से ही लेना चाहिए, लेकिन मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा, मान लो वाई का जो शॉप है वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे इतना दूर है कि इतना कपड़ा लाने के लिए हमें पर मीटर पे जो है मान लो 20 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, ठीक है। मान लो 20 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट गिर जाएगा और हमारे लिए वो कपड़ा 200 पर मीटर का बन जाएगा, लेकिन एक समय वही सेम कपड़ा 200 पर मीटर में दे रहा है, हमारे सामने ही है, तो हमें वो ट्रांसपोर्टेशन का हेडेक नहीं लेना पड़ेगा, तो फिर हमें किससे लेना चाहिए? या फिर मान लो ये 22 हो गया, ऐसे कर दो तो थोड़ा समझने में आसानी हो, बोलो फिर किससे लेना चाहिए? मैम एक्स से। हाँ देखो, हमें एक्चुअली क्या है ना, कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कौन से सप्लायर से लेना है, सिर्फ सस्ता देने से वही सप्लायर अच्छा है ऐसा बात नहीं, सस्ता जो दे रहा है लेकिन वो बहुत दूर बैठा है, उससे लेके आने का बहुत ज्यादा हेडेक है, सेम चीज मुझे बगल में ही मिल रहा है, हाँ वो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ के जो होगा, मेरे दुकान के पास ही जो सप्लायर है वो मुझे 200 वही सेम रेट पे दे रहा है, तो ठीक है, फिर हम ट्रांसपोर्टेशन का झमेला क्यों ले, नहीं लेंगे, हम एक से ही ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नहीं होता है सप्लायर को चूज करने का। अब देखो हम यहाँ पर बताएंगे कि सप्लायर को चूज करने का क्या क्या कंडीशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, क्या क्या देख के उनको सप्लायर को चूज करना चाहिए, सिर्फ ये एक दो पॉइंट पे नहीं होगा। देखो मेन क्या पॉइंट हमें देखना चाहिए, पहला देखना पड़ेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है बताते हैं। देखो मैंने यहाँ पर तो 1000 शर्ट का लिखा है, लेकिन जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है, ठीक है, वो 1000 क्या, वो लाख लाख शर्ट्स बनाता है, ठीक है। अब अगर वो जो सप्लायर से मटेरियल लेगा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना क्यों मैंडेटरी है? गुड इवनिंग नील। गुड इवनिंग मैम। देखो जो सप्लायर है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने का मतलब है क्या ये सप्लायर बहुत दिन से मार्केट में है, क्या इसका सप्लाई करने का कितना प्रीवियस एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो कोई नया नया आ गया, ठीक है, मार्केट में और बोला हम सस्ते में अच्छा चीज दे रहा है, 2-4 दिन दिया, मान लो 1 महीना दिया, 1 साल दिया, फिर कंपनी बंद हो गया या फिर वो चला गया, मार्केट से हट गया, अब इससे क्या होता है हमारे लिए लॉस हो जाता है, कैसे, हम लोगों ने उनसे कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी
क्वालिटी वाला चीज मिला बोल के हम लोगों ने अपना कॉस्ट कम किया, इसके वजह से हम लोग मार्केट में बाकी कॉम्पिटिटर से कम प्राइस में शर्ट बेचने लगे। अब अचानक से वो गायब हो गया, ठीक है, वो गायब हो गया, जो मुझे सप्लाई कर रहा था जो मटेरियल वो चला गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वही ओल्ड सप्लायर लोगों से ही लेना पड़ेगा। अब वो अपना प्राइस कम नहीं कर रहे, तब इससे क्या होगा, हमारा मार्केट इमेज खराब होगा। तो कोई भी नए इंसान से हमें नहीं लेना चाहिए, पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं है 2-4 दिन काम करेगा फिर हट जाएगा मार्केट से, तो उससे मत लो, ठीक है। तो हमें हमेशा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, क्या ये बात के पक्के हैं। जैसे देखो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे एक शर्ट चाहिए, मैं हम चले गए कपड़ा ले लिया आ गए हो गया, ये ऐसा नहीं है, ये लगातार सप्लाई वाला काम है, इनका काम ही है शर्ट बनाना, तो इनका तो सालों साल जो है सप्लाई होना चाहिए मटेरियल। अब मान लो मैंने ऐसे कोई सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो पहले से 10-20 साल से या फिर उनके मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते हुए आ रहे हैं, तो फिर हमें पूरा ट्रस्ट है कि भाई ये इंसान पूरा मेहनत करके काम करता है, पक्का बिजनेसमैन है, हमें सप्लाई जरूर करेगा, इनका सप्लाई के ऊपर ही हमारा काम टिका हुआ है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है कि हम जिनसे ले रहे हैं वो सप्लायर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। सप्लायर का फाइनेंशियल कंडीशन, हाँ सप्लायर का फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, फाइनेंशियल साउंड कंडीशन होना चाहिए हमारे सप्लायर का। क्यों, देखो जैसे हम लोग उनसे कपड़ा ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे फैब्रिक ले रहे हैं, अब वो भी तो फैब्रिक को या तो मैन्युफैक्चर करते हैं या किसी से परचेस करते हैं, तो उनके पास भी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा, तभी ना वो हमारी नीड को जो है सेटिस्फाई करेंगे। और कोई एक मिस्टर ये तो नहीं होगा, ऐसा कितना शर्ट बनाने वाला कंपनी होगा, तो सप्लायर तो बहुत सारे लोगों को सप्लाई करता है, अगर उसके पास अच्छा खासा पैसा ही नहीं होगा, वो प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं या बनाएगा नहीं, तो दूसरे को बेचेगा कैसे। जैसे इनको अगर अपना कंपनी चलाना है, इनको भी पैसे का जरूरत है ना, तो इनको भी अपना काम चलाने तो पैसे का जरूरत है, तो इनका फाइनेंशियल कंडीशन अगर साउंड होगा तो ही ये सप्लाई करने के लिए केपेबल है। कैसा सप्लाई, पूरा मतलब फ्लॉलेस सप्लाई, मतलब सप्लाई कंटिन्यूअसली होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, आज दे दिया 2 महीना नहीं दिया फिर नेक्स्ट दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो इनका काम कैसे चलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड हमें क्या देखना चाहिए, थर्ड लिखो सप्लाई सिमिलर टाइप ऑर्डर बिफोर टू अदर्स। अगर हो सके तो हम लोग ये भी थोड़ा जज कर लेंगे कि हमें जिस तरीके का मटेरियल देने के लिए ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ हम सप्लाई करेंगे कंटिन्यूअसली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन क्या इन्होंने ऐसा सेम टाइप ऑफ सप्लाई पहले किसी को किया है, अगर किया है तो उनसे हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेना चाहिए कि क्या ये अपने बात के कितने पक्के हैं, क्या ये सच में जो बोलते हैं वही मटेरियल देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। तो मतलब गोइंग कंसर्न है कि नहीं, ठीक है, काम सही से करते हैं कि नहीं, उसका भी हमें इंफॉर्मेशन ले लेना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट, गारंटी और बॉन्ड। गारंटी और बॉन्ड ये क्या होता है, एक्चुअली देखो ये सब सप्लाई जो है ओरली नहीं होता है, ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, बॉन्ड में साइन करवा लिया जाता है कि लगातार इतने साल मटेरियल सप्लाई होगा, ये रेट पे सप्लाई होगा, ठीक है, ये सारी चीज को लिखा लिया जाता है, तो एक बॉन्ड वगैरह उनसे साइन हो जाना चाहिए। और जो है लोअर कोट का मतलब जो है कोटेशन बोलते हैं ना, कोटेशन प्राइस, वो जितना कम हो उतना अच्छा, बार्गिन करना पड़ेगा कि अगर कम मतलब जैसे हमें देखो सप्लायर का सारा चीज पसंद आ गया, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी अच्छा खासा है, ठीक है, सेम टाइप ऑफ मटेरियल मार्केट में बहुत लोगों को सप्लाई करता है, बॉन्ड वगैरह भी साइन करने के लिए रेडी है, और हम लोग फिर उससे बार्गिन करेंगे कि भाई थोड़ा तो कम करो, मतलब लोअर कोटेशन पे हमें लेना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें क्या करना है, जब भी सप्लायर ढूंढना है तो मेन ये सारी चीजों पे फोकस हमें करना चाहिए, और ऑब्वियसली क्वालिटी इसी में आ जाएगा। देखो हमें क्वालिटी ठीक लगेगा तो ही हम लोग बॉन्ड वगैरह साइन करेंगे, प्राइस के साथ क्वालिटी हमारा जो है मैच होना चाहिए कि भाई जो प्राइस बोल रहा है, जो क्वालिटी दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं, और हमें इस चीज का नीड है भी या नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये सारी चीजों को हमें ध्यान देना है जब भी हम लोग जो है मटेरियल परचेस करेंगे अपने सप्लायर से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट जो है लिख लेना चाहिए, यहाँ पर लिखो मेनली हमें क्या क्या पढ़ा अभी तक, लिख लो मटेरियल constitutes an
important part of cost of finished goods। ठीक है, पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा वही सारे पॉइंट को हम लिखवा दे रहे। ठीक है, मेटेरियल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिनिश गुड्स का। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो, इन दिस चैप्टर we will consider only direct material cost। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब वो भी लिख लो, cost of those materials which can be identified in one unit of finished goods। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिख लो, there should not be a situation of material stock out, otherwise the production of finished goods will suffer। और नेक्स्ट लिखो, देयर शुड नॉट बी excessive storage of material as that will increase our carrying cost, which means cost of keeping goods in store। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक बता देते जो लिखा है, फिर आगे थोड़ा सा इसमें और भी पॉइंट लिखना बाकी है। तो देखो, मैंने अभी स्टार्टिंग में जो बोला था वही लिखा है। मैंने लिखा है कि मेटेरियल का मतलब, मेटेरियल जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिनिश गुड्स का। यहाँ पर हम लोग सिर्फ डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है वो मेटेरियल कॉस्ट जो हम लोग 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल दिया कि हम लोग बटन का कॉस्ट और जो फैब्रिक यूज कर रहे हैं शर्ट में वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन मशीन में जो तेल यूज किया वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसके कॉस्ट को। ठीक है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। फिर यहाँ पर बोला है देयर शुड नॉट बी सिचुएशन ऑफ मटेरियल स्टॉक आउट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मटेरियल स्टॉक आउट हो गया, मतलब कुछ मटेरियल रहते रहते ही हमें मटेरियल खरीद लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स विल सफर। फिर क्या होगा, प्रोडक्शन का काम बंद रहेगा, लेबर बैठे रहेंगे, एक तो प्रोडक्शन बंद, लॉस, ऊपर से बैठे बैठे जो है लेबर को हमें पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे मिसमैनेजमेंट की वजह से मटेरियल अवेलेबल नहीं है, काम बंद है, इसके लिए हम लोग लेबर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हैं। फिर बोला है देयर शुड नॉट बी एक्सेसिव स्टोरेज ऑफ मटेरियल। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा भी हम लोग मटेरियल स्टोरेज करके रख ले, एज दैट विल इंक्रीज आवर कैरिंग कॉस्ट। मतलब रखने का खर्चा बन जाएगा। मान लो मेरा जो गोडाउन है वहां पर जो है
मान लो कि वहां पर 50 टन रह सकता है, मैंने खरीद लिया 55 टन, ठीक है। अब क्या होगा, मुझे और एक स्टोरेज जो है वो रेंट पे लेना पड़ेगा, ठीक है, तो वो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, अलग अलग कैरिंग कॉस्ट होता है। जैसे मैंने बोला कि जो गोडाउन है उसका रेंट, ठीक है, मेरा गोडाउन की कैपेसिटी से ज्यादा अगर हम परचेज कर लेंगे तो फिर मुझे और रेंट पे गोडाउन लेके वहां पर रखना पड़ेगा, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। विच मीन्स कॉस्ट ऑफ कीपिंग गुड्स इन स्टोर, स्टोर में गुड्स को रखने का खर्चा, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। फिर इसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे लास्ट वाले पॉइंट में ही। देयर आर ऑल्सो चांसेस ऑफ मेटेरियल गेटिंग डैमेज्ड, और ज्यादा खरीद लेंगे तो डैमेज होने का भी चांसेस होता है। वेस्टेज, नॉर्मल लॉस या फिर किसी तरीके का नॉर्मल लॉस, ठीक है। मतलब जैसे मान लो फैब्रिक, ये कपड़े का फैब्रिक, तो कपड़ा क्या होता है, बहुत दिन से अगर रखा, बहुत ज्यादा खरीद लिया, सालों साल रखा हुआ, यूज नहीं हो रहा है, तो वो अपने आप कट लग जाता है, ठीक है, मतलब अपने आप फटने लगता है, गलने लगता है कपड़ा, ठीक है, वो तो एक नॉर्मल बात हो गया ना। तो वही बोल रहा है, तो मेटेरियल डैमेज हो सकता है एक्सेसिवली खरीदने से, वेस्टेज हो सकता है, कुछ नॉर्मल लॉस हो सकता है, ठीक है। ज्यादा मटेरियल खरीद लिया तो सैलरी ऑफ स्टोर कीपर भी हमारा बढ़ सकता है, ठीक है। पहले मान लो हम लोग एक स्टोर कीपर को रख रहे थे, अब इतना मटेरियल मेंटेन करने के लिए 2 रखना पड़ रहा है, तो दोनों को सैलरी देना पड़ रहा है, तो फिर सैलरी ऑफ स्टोर कीपर बढ़ सकता है। स्टोर क्लर्क, उनका सैलरी भी हो सकता है कि हमें ज्यादा देना पड़े, या फिर हम लोग स्टोर क्लर्क नहीं रख रहे थे लेकिन इतना ज्यादा क्लरिकल वर्क आ गया कि हमें रखना पड़ा, ठीक है। रेंट ऑफ स्टोर, स्टोर का रेंट भी हमारा मान लो एक्स्ट्रा लगने लगा। इंश्योरेंस ऑफ स्टोर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं स्टोर में जितने भी मटेरियल होता है उसका। इससे क्या होता है, बाई चांस अगर एक्सीडेंटली कुछ भी प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रॉय होता है, इंश्योरेंस करवाने से उस पर हमें क्लेम मिलता है। तो अगर एक्सेसिवली प्रोडक्ट रहेगा, रॉ मटेरियल रहेगा, तो इंश्योरेंस भी ज्यादा होगा, तो उसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस ऑफ स्टोर, ठीक है। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, अब जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उस पे जो है स्टेशन, मतलब उस पे डॉक्यूमेंट जो भी होगा, मतलब लिखना, वो सब जो है दर्ज करना, वो सब स्टेशनरी प्रिंटिंग का यूज भी ज्यादा होगा, तो वो सब खर्चा भी जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि मान लो हम लोगों ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करके रॉ मटेरियल लिया है वो बोरो करके लिया है, फिर उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी हमें देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर बोल सकते हो ऑन लोन फॉर। मैम बोलो बोलो। बोलो ম্যাম বলছি এটা বলছিলে ওই বুঝতে পারলাম না, কতটা কেটে যাচ্ছে বলো। ম্যাম বলছি এটা ওই ইওকিউ এর চ্যাপ্টারটা নয়? হ্যাঁ, ইওকিউ মেটেরিয়াল কস্টিং। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा, ये ना कुछ कैरिंग कॉस्ट का मैंने तुम लोग को एग्जांपल दे दिया कि अगर मेरा कैरिंग कॉस्ट, मतलब अगर हम एक्सेसिवली मटेरियल ले ले तो मेरा क्या क्या खर्चा बढ़ सकता है। देखो, मेरा मटेरियल डैमेज होने का चांसेस हो सकता है, मेरा मटेरियल वेस्टेज होने का चांसेस हो सकता है, नॉर्मल लॉस हो सकता है, स्टोर कीपर को सैलरी मुझे देना ज्यादा पड़ रहा है, या फिर पहले स्टोर कीपर रखते नहीं थे, उतना जरूरत नहीं था, अब रखना पड़ रहा है, इतना ज्यादा मटेरियल है तो सैलरी ऑफ स्टोर कीपर लगेगा, स्टोर पे क्लर्क रखना पड़ेगा, रेंट ऑफ स्टोर,
वो लगेगा, इंश्योरेंस ऑफ स्टोर स्टेशन, क्या ये सब कम मटेरियल लेने से नहीं लगता है? लगता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लगता है, लेकिन अगर हमें लगे कि हमारा इतना कम मटेरियल है, इस पे इंश्योरेंस कराने का जरूरत नहीं तो नहीं करवाएंगे। बहुत ज्यादा खरीद लिया तो फिर ऐसा लगता है ना कि अगर डिस्ट्रॉय हो गया, गोडाउन में आग लग गया, तो इतना सारा जो चीज है वो जल जाएगा, तो मुझे इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। तो ये सब खर्चा अगर पहले से है तो वो बढ़ सकता है, और अगर पहले से नहीं था तो अभी एप्लीकेबल हो सकता है कि अगर हम लोग ज्यादा जो है स्टॉक ऑफ मटेरियल कर रहे हैं तो स्टॉक आउट भी मतलब अच्छा बात नहीं है, और ओवर स्टॉकिंग भी अच्छा बात नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग ज्यादा स्टॉक कर लेंगे तो भी हमारे लिए इश्यूज है, और अगर हम लोग एकदम स्टॉक आउट कंडीशन कर लेते हैं तो भी हमारे लिए इश्यूज है। ठीक है, हमें जो है मॉडरेट वे में चलना चाहिए। ठीक है, अब मॉडरेट वे सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने हिसाब से अपना मॉडरेट क्या है वो उसे आइडेंटिफाई खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल्स दे दिया। अच्छा, अब देखो, अब हम लोगों ने ये तो ढूंढ लिया कि मटेरियल को कैसे परचेज करें। हमें क्या करना है, 3R देखना है, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, राइट सप्लाई। राइट सप्लाई के बारे में भी मैंने तुम लोग को कुछ पॉइंट बता दिया। ठीक है, अब अगर हम लोग मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, अब हम लोग, हमें मान लो सही सप्लायर में मिल गया, अब हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम लोग ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे तो हमें पता है हमारा 2 तरीके का खर्चा होगा। ठीक है, क्या क्या खर्चा होगा? पहला होगा परचेज कॉस्ट। ठीक है, परचेज कॉस्ट। ठीक है, दूसरा हो जाएगा एसोसिएटेड कॉस्ट। ठीक है, परचेज कॉस्ट और एसोसिएटेड कॉस्ट, और एसोसिएटेड कॉस्ट का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, परचेज कॉस्ट जो है ना, ये जो है, ये कॉस्ट जो है वो मार्केट कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय मार्केट। ठीक है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। देखो, हम लोग कितना मटेरियल खरीदना चाहते हैं उसके हिसाब से हम लोग अपने कैरिंग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है भाई, ज्यादा नहीं खरीदेंगे तो ज्यादा मेरा स्टोरेज कॉस्ट ये सब नहीं लगेगा। ठीक है, ज्यादा मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन मार्केट में चीज कितने में मिलेगा इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो मार्केट कंट्रोल करता है। ठीक है, अब कोई थोड़ा सस्ते में बेचता है, कोई थोड़ा उससे महंगा में बेच सकता है, लेकिन परचेज कॉस्ट जो है वो परचेजर के कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, वो मार्केट के कंट्रोल में होता है, बेसिकली सेलर के कंट्रोल में भी नहीं है उस तरीके से। डिमांड सप्लाई मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक्स आ जाता है, बोल सकते हो कि मार्केट कंट्रोल करता है कि भाई इस चीज का प्राइस कितना होना चाहिए, तो ये हम लोग कम नहीं कर सकते हैं। देखो, ये हम लोग कम नहीं कर सकते, हाँ बार्गेन कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि बार्गेन कर सकते हो। कोई बोल रहा है 100 रुपए मीटर, हम लोगों ने बोला 90 करके लगा दीजिए। ठीक है, अब उनको ठीक लगेगा तो लगाएंगे, वो अलग चीज है, बार्गेन जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन देखो, कैरिंग कॉस्ट को कर सकते हैं। मुझे अगर लगता है कि मुझे मतलब मेरा जो गोडाउन है वो 5 किलो सामान के लिए ही, मतलब 5 किलो क्या, मान लो 50 क्विंटल के लिए अवेलेबल है, तो फिर मुझे उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, वो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। बट मेरा परचेज कॉस्ट हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मार्केट के साथ मुझे चलना पड़ेगा। थोड़ा बहुत बार्गेन किया जा सकता है, वो अगर बढ़ा के बोलते हैं तो ही वो बार्गेनिंग प्राइस में जो है नीचे आते हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, अगर उन्होंने अपना फिक्स रेट रखा है तो वो नीचे नहीं आएंगे, तो ये क्या हो जाता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन कैरिंग कॉस्ट हमारे कंट्रोल में है। अब रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का तो देखो मैंने तुम लोग को कितना सारा एग्जांपल यहीं पर लिखा दिया। ठीक है, ये सब हमारे कंट्रोल में है, ज्यादा लेंगे तो ज्यादा ज्यादा ये सब खर्चा होगा, तो कैरिंग कॉस्ट तो हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और रहा ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगा, यहाँ पर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट का कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर। सेकेंड लिखो, हम बता देंगे सारे पॉइंट। इनविटेशन ऑफ टेंडर, इनविटेशन ऑफ टेंडर। मेलिंग बिलिंग, मेलिंग बिलिंग, टाइम कंजम्पशन कॉस्ट,
टेंडर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन ही लिख रहे हैं तुम लोग, कॉस्ट लिख लो, ठीक है। फ्रेट, फॉलोइंग अप डिलीवरी, फॉलोइंग अप डिलीवरी बताते हैं। देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है ऑर्डर करने का कॉस्ट, ये तो तुम लोग को पता चल रहा है। क्या ऑर्डर करने का भी कोई कॉस्ट लग जाता है? हाँ लगता है। देखो, हमारे लिए नहीं लगता होगा, हम लोग थोड़ी ना शर्ट का बिजनेस करेंगे। अगर हमें कोई शर्ट पसंद आए, तुम लोग ऑनलाइन पे ऑर्डर कर रहे हो, तो उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लगेगा? तुम लोग का कोई ऑर्डरिंग कॉस्ट या फिर मेरा भी नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, टाइम जरूर जाएगा, जो टाइम कंजम्पशन कॉस्ट है वो जरूर जाएगा। बैठ बैठ के ऑनलाइन में चेक करोगे, फिर उसको सिलेक्ट करोगे, फिर उसको ऑर्डर करोगे, तो टाइम तो जरूर वेस्ट होगा, ठीक है। तो वैसे मार्केट में जाके खरीदोगे तो भी टाइम लगेगा, तो हर एक चीज का तो कॉस्टिंग करना पड़ेगा ना। तो बोल रहा है टाइम कंजम्पशन कॉस्ट ये वाला हुआ। अब देखो, हम तुम लोग को एक एक पॉइंट बताते हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा मटेरियल ऑर्डर करता है ना, तब वो पहले परचेज ऑर्डर बनाता है, ठीक है। परचेज ऑर्डर बनाता है, तो परचेज ऑर्डर क्या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाता है? बिल्कुल, परचेज ऑर्डर जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सेट होता है, वो परचेज ऑर्डर जनरेट करता है, ठीक है। तो वहां पर देखो, हम लोगों ने जिन लोगों को रखा है, उनका काम ही क्या है? परचेज ऑर्डर को जनरेट करना, ठीक है। तो उनको उस बात का सैलरी, पैसा, सारा चीज दिया जाता है, क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट सेट होता है। तो पहले परचेज ऑर्डर को प्रिपेयर किया जाता है कि हमें इस मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, तो हमें इतना मटेरियल खरीदना है, ठीक है। और उसके बाद उस चीज का टेंडर निकाला जाता है। मतलब ये कैसे होता है? न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है, ठीक है। न्यूज़पेपर में देखोगे कभी कभी लिखा हुआ रहता है, टेंडर निकलता है। टेंडर देखोगे कभी, ध्यान से देखना, लिखा हुआ रहता है इतना मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। कोई अगर सप्लायर है, जो भी सप्लायर है इंटरेस्टेड है हमें सप्लाई करने के लिए, तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए और हमें मेल कर दीजिए, ठीक है। क्या बोला जाता है उस टेंडर में कि हमें मेल कर दीजिए कि आप ये मटेरियल कितने में हमें दे सकते हैं, ठीक है। कितने प्राइस, कोटेशन के साथ आप हमें मेल कर दीजिए। ये होता है इनविटेशन ऑफ टेंडर, ठीक है। टेंडर बुलाया जाता है, टेंडर का एडवर्टाइज न्यूज़पेपर में किया जाता है, तो उसका भी एक खर्चा है। न्यूज़पेपर में अपना ऐड छपवाओगे तो उसका तो खर्चा होता है ना। अब टेंडर नहीं निकाले बिना इतना इतना सप्लाई नहीं मिलता है, कोई एक सप्लायर नहीं दे सकता है, हमें मल्टीपल सप्लायर से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे जैसे ही सुनने में आया, मल्टीपल सप्लायर जो है अपना कोटेशन देना स्टार्ट कर देते हैं मेल करके, ठीक है। आज के दिन में तो मेल करके ही हो जाएगा, मेल कर देते हैं कि भाई हम इतना प्राइस में देंगे, हम इतना प्राइस में देंगे, इतना प्राइस में देंगे, और सारे मेल जो है एक्सेप्ट हो जाते हैं। और वो सारे मेल को ओपन कब किया जाता है? एक पर्टिकुलर डेट पे एक मीटिंग बुलाया जाएगा, ठीक है। और उस दिन वो सारे मेल को ओपन करके हर एक सप्लायर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस होगा और उनके कोटेशन प्राइस को देखा जाएगा, ठीक है। तो ये मेलिंग, बिलिंग, ये सब प्रोसेस होता है उसमें, ठीक है। मतलब देखो, वो मेल करेंगे, हमें जो एक्सेप्ट करना है, अब किसी का एक कोटेशन हमें एक्सेप्ट करना है जिसका पसंद आएगा। अब एक सप्लायर से लेना है, 5 सप्लायर से लेना है, देखना पड़ेगा, वो तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है। फिर वो उनको मेल करेंगे कि भाई हाँ मुझे पसंद है, हम अपने लोगों को भेज रहे हैं उसे इंस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे ही पसंद आ गया कि मुझे पर्टिकुलर इस सप्लायर से लेना है, फिर हमें उसको मेल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको बोलेंगे आप बिल बना के भेजिए कि कितना होगा, नहीं होगा। तो ये सब का जो टाइम कंजम्पशन होता है, मीटिंग अरेंज का जो कॉस्ट होता है, वो भी हमारे ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। फिर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इंस्पेक्ट करने के लिए भेज रहे हैं कि आप जो मटेरियल बोल रहे हैं वो कैसा है, वो देखने के लिए भेज रहे हैं। फिर इंस्पेक्शन के लिए जिनको भेजेंगे उनके ऊपर एक खर्चा होगा, ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है, ठीक है। ये टेंडर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो पूरा हुआ, वो भी हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ऑर्डर दे देंगे। ऑर्डर देने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उस डिलीवरी को फॉलो अप भी करना पड़ेगा कि डिलीवरी सही से आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक पर्सन रख रखा होगा जो कि वो काम को ऑपरेट करता है, डिलीवरी को फॉलो अप करता है। जरूरत पड़े तो जाके देखेगा कि हाँ सही में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और लेके
आने का अगर कोई फ्रेट चार्जेस लगा तो वो भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके का काफी सारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया, ये कोई लास्ट लिस्ट नहीं है कि भाई यही लिस्ट है इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तुम लोग को खुद पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या कैरिंग कॉस्ट है क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट। सिंपल सा बात है कि ऑर्डर करने के लिए जो भी खर्चा हमारा इनकर्ड होता है दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट का मतलब लाए हुए रॉ मटेरियल को रखने का जो भी खर्चा होगा उसे हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। बस ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है। बाकी ये सब लिस्ट जो है ये रटने वाला चीज नहीं, ये समझने वाला चीज है। इसके अलावा भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे यहाँ भी मैंने बहुत सारा लिस्ट लिखवा है, लेकिन ये कोई इकलौता लिस्ट नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं जो कि इस कैटेगरी में सूट करेंगे। ठीक है, तो एसोसिएटेड कॉस्ट, कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। परचेज कॉस्ट जो मार्केट कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में रिलेशन जो है ना वो होता है रिवर्स। कैसे, देखो हम बताते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट और यहां पर मैंने लिख दिया कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अच्छा मैंने मान लो यहां पर ऑर्डर कर दिया सपोज 12 यूनिट एट ए टाइम। ठीक है, तो मुझे बोलो कि अगर मैंने 12 यूनिट एट ए टाइम ऑर्डर किया और एक हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1 यूनिट एट ए टाइम, मैंने यहाँ पर दो कंडीशन दिया है। अगर मैंने एक बार में 12 यूनिट ऑर्डर किया और एक बार में 1 यूनिट ऑर्डर किया, ठीक है, तो मुझे बोलो 12 यूनिट ऑर्डर करने पे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा और कैरिंग कॉस्ट क्या होगा। अमाउंट नहीं बताना है तुम लोग को, बस ये बताना है कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा अगर हम 12 यूनिट एट ए टाइम ऑर्डर कर रहे हैं। पहले ये बताओ, ठीक है, ए पॉइंट, फिर बी पूछेंगे। अगर हम 12 यूनिट एट ए टाइम में ऑर्डर कर रहे हैं अपना रॉ मटेरियल, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट में से कौन सा ज्यादा होगा। और अगर हम 1 लाख यूनिट करते हैं तो मेरा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट में से कौन सा ज्यादा होगा, ये बताओ। बोलो। 1 ইউনিট একটু বেশি হবে। কোনটা বেশি হবে? 1 ইউনিট। কোনটা, অর্ডারিং না ক্যারিং? ক্যারিংটাও 1 ইউনিটটা বেশি হবে, কারণ ওই 1 यूनिट ভেদ বা হচ্ছে যেগুলো আছে ওই স্টোরে স্টোর এক্সপেন্সেস যা কিছু আছে সব তো ওই একই তো লাগবে, তাই ওইটা বেশি হবে। আমি যদি একটা 1 ইউনিট মেটেরিয়াল রাখি তার খরচা বেশি হবে না 12 ইউনিট রাখার খরচা বেশি হবে, এটা ভাব। ক্যারিং 12 কস্ট ইউনিট। মানে তো রাখার খরচা না। मैम हाँ 12 यूनिट्स के लिए मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा कि कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा? बोलो। 12 यूनिट्स के लिए मेरा कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा। 12 यूनिट के लिए मेरा कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा। हाँ ये सही बात है। देखो हम बताते हैं। देखो अगर हम 12 यूनिट एट ए टाइम में ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा ऑर्डर करने का खर्चा, अब देखो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन शायद थोड़ा सा डिटेल्स और बोल देना चाहिए। मान लो मुझे चाहिए ईयरली, ठीक है, हम ऐसे लिख दे रहे तो तुम लोग को थोड़ा आसान हो जाएगा। ईयरली मुझे 12 यूनिट चाहिए, ठीक है, मुझे ईयरली 12 यूनिट रॉ मटेरियल चाहिए। अब हम सोच रहे हैं कि हम 12 यूनिट एक ही बार में ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, और बार बार नहीं लेंगे, पूरे साल भर में मुझे 12 यूनिट चाहिए। या फिर हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम 1 यूनिट एक बार ऑर्डर करेंगे, तो इसका मतलब मुझे बोलो अगर मुझे 12 यूनिट चाहिए कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा, बोलो। यानी यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन, ऑर्डर करना पड़ेगा। 12 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, बोलो ये समझ में आया। अगर मुझे 12 यूनिट चाहिए पूरे साल भर में, मैंने दो ऑप्शन रखा, मैंने रखा कि मुझे 12 यूनिट एक ही बार में ले लेंगे, ऐसा मैंने एक बार दिमाग में सोचा, और एक बार सोचा 1 यूनिट एक बार में लेंगे। अगर 12 यूनिट एक बार में लेंगे कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा, बोलो। ऑर्डर कितना बार करना पड़ेगा, कितना टाइम ऑर्डर करना पड़ेगा अगर 12 यूनिट एक ही बार में लेंगे, पहले ये बोलो। एक बार। हाँ 1 टाइम ऑर्डर करना पड़ेगा। और अगर हम लोग 1 यूनिट एक बार में ऑर्डर कर रहे हैं और मुझे पूरे साल में 12 यूनिट चाहिए, तो मुझे कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 12 टाइम्स। 12 टाइम्स, ठीक है।
तो अब मुझे बोलो 1 टाइम ऑर्डर करने का ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है कि 12 टाइम ऑर्डर करने का ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है, पहले ये बताओ, फिर कैरिंग कॉस्ट पूछेंगे। 1 টাইমেরটা কম আছে আর 12 টাইমেরটা বেশি আছে। 1 টাইমেরটা कम আছে और 12 टाइम का ज्यादा होगा। अगर बार बार ऑर्डर करेंगे तो बार बार ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोगों को जो भी चीज चाहिए, तुम लोग अगर एक बार में जाके लेके आ जाओगे तो फिर जल्दी आएगा ना। देखो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मुझे ग्रोसरी का जो भी चीज चाहिए, हम एक बार दाल लाने जाएंगे, एक बार चावल, ये तो मेरा टाइम वेस्ट है, मुझे सारा लिस्ट कर लेना चाहिए फिर लेके आना चाहिए। तो अगर हम 12 यूनिट एक ही बार में ऑर्डर कर देंगे तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा। लेकिन अगर हम एक एक यूनिट करके पूरा 12 यूनिट 12 बार ऑर्डर करेंगे, यानी हर मंथ अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन कैरिंग कॉस्ट में क्या इंपैक्ट आएगा, अगर मैंने 12 यूनिट खरीद लिया तो उसको रखने का खर्चा ज्यादा कि इसको रखने का खर्चा ज्यादा, बोलो। बोलो कौन सा कैरिंग कॉस्ट ज्यादा। 12 টাইমে যদি হচ্ছে একবারে যদি আমি কিনে নিই তাহলে হচ্ছে ওইটা বেশি হবে। আর এটাতে কম হবে। देखो अगर हम 12 यूनिट रखेंगे तो मुझे 12 यूनिट रखने के लिए ज्यादा स्पेस का जरूरत होगा, सोच के देखो, उसमें ज्यादा मॉनिटरिंग का जरूरत होगा, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। और अगर हम एक एक यूनिट लेंगे तो उसमें मेरा ज्यादा मॉनिटरिंग का जरूरत नहीं होगा, इसका मतलब मेरा ये सब खर्चा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और कॉस्ट भी, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। तो मेरा अगर लोन लेके काम चल रहा है तो इंटरेस्ट भी जो है मेरा कम होगा। तो यहाँ पर जितने भी कैरिंग कॉस्ट है उससे तुम लोग जो है मैच करके देख सकते हो, सारे खर्चे हमारे कम हो जाएंगे अगर हम लोग एक एक यूनिट लेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है। मतलब हम लोग करें तो क्या करें, हम लोग तो सोच रहे हैं कि कैसे अपना कॉस्ट को बचाएं, ठीक है, कैसे हम लोग अपना कॉस्ट को बचाएं। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि चलो एक बार में ऑर्डर करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करते हैं, अब कैरिंग कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस तो हमेशा चाहेगा कि उसका कॉस्ट हमेशा कम हो। अब देखो ये भी कम, ये भी कम, ये तो एक सिचुएशन में हो नहीं रहा है, ठीक है। अगर इसको कम करने जा रहे हैं तो ये बढ़ जा रहा है, इसको जो है कम करने जा रहे हैं तो ये बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ रिवर्सली काम करता है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा कुछ करना है ताकि मेरा कैरिंग कॉस्ट, ये देखो कैरिंग कॉस्ट इक्वल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाए, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने कभी ये टर्म सुना होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं ईओ क्यू, ठीक है, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर हम लोग अपना ऑर्डर करने का क्वांटिटी इकोनॉमिक वे में करें तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल हो सकता है, ठीक है, मतलब इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब, इकोनॉमिक का मतलब होता है चीपेस्ट, ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर का मतलब जितना सारा ऑर्डर, और क्वांटिटी का मतलब होता है यहाँ पर यूनिट टू बी ऑर्डर्ड इन एन ऑर्डर। एक बार ऑर्डर में जितना क्वांटिटी में हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, जितना यूनिट में हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं उसी को क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया। क्वांटिटी का मतलब क्या है, एक बार ऑर्डर करने पे जितना यूनिट करोगे वही क्वांटिटी होता है। ऑर्डर का मतलब है जितना सारा ऑर्डर हम लोग कर रहे हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। और इकोनॉमिक का मतलब है चीपेस्ट, ठीक है, हमें सबसे सस्ता वाला क्वांटिटी का ऑर्डर करना चाहिए, सबसे सस्ता वाला क्वांटिटी का ऑर्डर करेंगे और वो करने से ही हमारा कैरिंग कॉस्ट और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट ये करना है एट ए टाइम हाउ मच ऑर्डर should be placed so that total cost will be minimum and ordering cost equal to
कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये ध्यान रखना है कि एट ए टाइम में हम लोग कितना ऑर्डर करें। देखो हमें सप्लायर मिल गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब हमें अपना ये सोचना है कि कितना ऑर्डर करें एक बार में। ठीक है, ताकि हमारा टोटल कॉस्ट भी मिनिमम हो और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट हो। अब टोटल कॉस्ट मिनिमम कब होगा, देखो टोटल कॉस्ट का मतलब हम बताते हैं, ये तीन कॉस्ट जब ऐड हो जाता है ना, परचेज, कैरिंग और ऑर्डरिंग, तो उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो कैरिंग कॉस्ट को कम करेंगे तो ऑर्डरिंग बढ़ जाएगा, ऑर्डरिंग को कम करेंगे तो कैरिंग बढ़ जाएगा। बेसिकली हमें कैरिंग और ऑर्डरिंग को इक्वल करना है और उस इक्वल पॉइंट पे ही सबसे सस्ते में हमें मिलेगा। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा अगर हम लोग ईओक्यू बेस्ड ऑर्डर कर पाते हैं, और ईओक्यू बेस्ड ऑर्डर करने जाएंगे तो ही हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ईओक्यू का फॉर्मूला बेस्ड ही है इसी बात पे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। देखो हम तुम लोग को दिखाते हैं कैसे करके ये फॉर्मूला बनाए। तो तुम लोग को ये फॉर्मूला का जो प्रोसेस है वो याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कंसेप्ट सीख जाओगे तो तुम लोग इससे कोई भी आंसर लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, कैरिंग कॉस्ट कितना है, तो तुम लोग को वही लॉजिक के साथ ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो एक साइड मैंने लिख दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया कैरिंग कॉस्ट। इसको हम सी लिख देते हैं, इसको हम OC लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट जो निकालना होता है, नॉर्मली ईओक्यू जो है वो ईयरली बेसिस पे फाइंड आउट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि मुझे एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस में हम अपना ईओक्यू डिसाइड करेंगे। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमेशा ईओक्यू को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो मुझे अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होता है, ऑब्वियसली जितना सारा नंबर ऑफ ऑर्डर होगा उसी पे ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंड करेगा। तभी तो तुम लोगों ने बोला ना, एक बार ऑर्डर हो रहा है तो कम खर्चा, 12 बार ऑर्डर हो रहा है तो ज्यादा खर्चा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। लेकिन हमें कितने ऑर्डर करने हैं वो तो हमें बताया गया है कि हमें ईओक्यू बेसिस पे ऑर्डर करना है। तो वो कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखना है, हम बताते हैं। पहले लिखो ऊपर एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन, जैसे कि मैंने बोला ईओक्यू हमें ईयरली कंजम्पशन बताता है। एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर, यह जगह रखो। ठीक है, इसके नीचे हम तुम लोग को लिख के बताते हैं यहाँ पर क्या होगा। एनुअल कंजम्पशन को हम AC लिख दिए। ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर, एक सिंगल ऑर्डर में हमें जितना यूनिट ऑर्डर करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, EOQ। ये देखो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर, मतलब अगर मुझे चीपेस्ट ऑर्डर चाहिए तो मुझे EOQ बेसिस पे ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये हो गया EOQ। EOQ का मतलब क्या हो गया, कितने सारे यूनिट्स हम लोग ऑर्डर करें। जैसे इसी क्वेश्चन के जो फॉर्मूले को अगर हम इस पे दिखाते, ये जो मैंने एग्जांपल लिया था कि मुझे 12 यूनिट ईयरली चाहिए, तो मेरा एनुअल कंजम्पशन 12 यूनिट। अब हम सोच रहे हैं कि एक बार में हम एक ही यूनिट ऑर्डर करेंगे, तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना निकल के आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर निकल के आ गया 12 टाइम्स। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन में मैंने और एक पॉइंट भी लिया था कि 12 यूनिट मुझे ईयरली, मेरा एनुअल कंजम्पशन है, मुझे ईयरली रिक्वायरमेंट है यानी एनुअल कंजम्पशन है, और मैंने जो है 12 यूनिट ऑर्डर करने का एक ही बार में सोचा है, तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर निकल के आता है 1 टाइम। ठीक है, 1 टाइम निकल के आता है। ठीक है, तो मुझे अगर नंबर ऑफ ऑर्डर पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन करने से ये जो आंसर निकल के आया इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। अब एक ऑर्डर करने का मान लो, एक बार ऑर्डर करने का, 1 टाइम ऑर्डर करने का मान लो खर्चा होता है 2 रुपया, तो 12 बार ऑर्डर करने का खर्चा हो जाएगा 24 रुपीज, एक बार करने का हो जाएगा 2 रुपीज। तो इनटू, मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट पता करना है, तो इनटू क्या करेंगे, ये तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट से निकल के आएगा, इनटू करना पड़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे करके फॉर्मूला बना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इनटू
ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ओसी पर ऑर्डर, ठीक है। मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट को ओसी बोल के लिखा है, पहले ही बोल दिया तुम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मतलब होता है चीजों को रखने का खर्चा। क्या ये भी मुझे एनुअल निकालना है? बिल्कुल। अगर हम एनुअल कंजम्पशन बेसिस पे प्रोडक्ट को लेंगे तो मुझे एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकलेगा? देखो, जितना यूनिट मुझे कैरी करना है, जितने मेटेरियल को मुझे कैरी करना है, उतने मेटेरियल पे कैरिंग कॉस्ट लगेगा। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जितना बार ऑर्डर करेंगे, जितना जितना यूनिट मेरे पास आएगा, उतने उतने यूनिट को मुझे कैरी करना पड़ेगा। हम एक बार में क्या ऑर्डर करते हैं? ईओक्यू करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लिखते क्या है, यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स, इसके आगे कुछ लिखेंगे इसीलिए जगह रखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो ऑर्डर कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? ईओक्यू बेसिस पे, जिसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक बार में हम लोग जितना यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं, अब उतने यूनिट को हमें कैरी करना है, इनटू हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट, इनटू हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है, पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाला जाता है? जैसे कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट निकाला जाता है एक यूनिट का एक साल का कैरिंग कॉस्ट, एक एक यूनिट का एक साल का कैरिंग कॉस्ट, इनटू लिख देते हैं सीसी पीयू पीए, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहां मैंने खाली क्यों रखा है? देखो बताते हैं क्यों खाली रखा है, इसको समझाते हैं। देखो, अब देखो, मैंने अपना जो प्रोडक्ट खरीद लिया, अब वो मुझे क्या करना है, मतलब मैंने जो अपना रॉ मटेरियल खरीद लिया, अब उसे मुझे करना है, पूरे एक साल का हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब कैरिंग का सिस्टम देखो, जो मैंने जैन में खरीदा था उसे मुझे कितना दिन कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। हम यूज जरूर करेंगे, लेकिन हम तुम लोग को एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं। मैंने जो जैन में खरीदा है वो मुझे 12 मंथ्स कैरी करना पड़ेगा। मैंने जो फेब के मंथ में खरीदा है ना, वो मुझे कैरी करना पड़ेगा जो है 11 मंथ्स। उसके बाद मैंने जो खरीदा है उसको मुझे कैरी करना पड़ेगा 10 मंथ्स। उसके बाद जो मैंने खरीदा है उसको मुझे 9 मंथ्स, एंड ऐसे करके लास्ट वाले को मुझे 1 मंथ ही कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कैरिंग कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जैन में जितना यूनिट ऑर्डर किया, ठीक है, जितना यूनिट ऑर्डर किया, जो भी मेरा मतलब अमाउंट ऑफ ऑर्डर आ रहा है, मान लो हम हर बार जो है 2 यूनिट करके ही ऑर्डर करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 2 यूनिट्स इंटू कितना हो जाएगा, इनटू मान लो मेरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है 5%, ठीक है। और मुझे जैन के खरीदे गए जो मटेरियल है उसे मुझे 12 मंथ्स कैरी करना पड़ेगा, तो ये 12/12 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फेब में जो 2 यूनिट खरीदा उस पे भी 5% लगेगा, वो हो जाएगा 11/12। और उसके बाद भी मान लो 2 यूनिट ले लिया 5% करके, ये हो गया 10/12। तो ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। तो क्या हम लोग हर मंथ का, जैसे तुम लोग कभी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करते हो तो डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस पे लगता है ना, तो ये कैरिंग भी तो टाइम बेसिस पे होगा, कितना टाइम कैरी कर रहे हैं उसी बेसिस पे मेरा कैरिंग कॉस्ट लगेगा। अगर रॉ मटेरियल आते साथ ही खत्म हो गया तो कैरिंग कॉस्ट कम, लेकिन मान लो पूरे साल भर ही वो हमारे साथ थोड़ा 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 रह ही गया, तो कैरिंग कॉस्ट ऐसे हो जाएगा। मतलब परचेज डेट के हिसाब से कैरिंग कॉस्ट चेंज होते जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा था ना कि कैलकुलेट करने में काफी डिफिकल्टीज होगा। क्या हम लोग एक एक मंथ का खरीदे गए प्रोडक्ट का कैरिंग कॉस्ट निकाले? ये तो बहुत दिक्कत वाला बात हो जाएगा। तो इसका क्या सोल्यूशन लाया गया कि ऐसे इंडिविजुअली कैरिंग कॉस्ट निकालने का कोई जरूरत नहीं है, कैरिंग कॉस्ट को कर दो एवरेज, ठीक है, एवरेज कर देना है, मतलब ईओक्यू को हमें एवरेज कर देना है। तो यहाँ पर एक 1/2 को लाया गया, ठीक है। ये हो गया कि कैरिंग कॉस्ट को एवरेज कर दो, इंडिविजुअली कैरिंग कॉस्ट निकालने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, ईओक्यू पे हम लोग अपना परसेंटेज लगा रहे थे, इंटू 11/12 इंटू 10/12, ऐसे करके दिखाएंगे कि कौन से मंथ कौन सा प्रोडक्ट को कितने मंथ कैरी किया, या डेज हुआ तो डेज बेसिस पे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बोला गया, फॉर्मूले में बोला गया कि छोड़ो वो सब चक्कर में मत जाओ, ये कैरिंग कॉस्ट जो भी होगा पूरे साल भर का, ठीक है, उसका एवरेज कर दो, हम लोग वही ले लेंगे। एवरेज कर दिया
गया ताकि इंडिविजुअली कैरिंग कॉस्ट निकालने का इश्यूज ना रहे। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोगों को करना है मल्टीप्लीकेशन, जैसे नॉर्मल तुम लोग कभी मैथ्स में किए हो तो वैसा ही होगा। देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला हो गया EOQ स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया, EOQ स्क्वायर इनटू, यहाँ पर ये देखो इनटू हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, इधर हो गया 2 इंटू AC इंटू OC पर ऑर्डर। ठीक है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, तो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो कहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा, देखो 2 इंटू AC इंटू OC हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, EOQ इंटू EOQ और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, EOQ, तो EOQ का फॉर्मूला क्या बनेगा, EOQ स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू AC इंटू OC पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये तो EOQ स्क्वायर है, तो EOQ का फॉर्मूला क्या होगा, EOQ का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ओवर ऑफ, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, AC इंटू OC पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये हम लोग का होता है EOQ का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है EOQ का फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला बताने से भी होता, क्यों मैंने ये बताया, क्वेश्चन में जब तुम लोग को बोलेगा निकालो ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो तुम लोग को कंसेप्ट पता है कैसे करके ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है, तो ये फॉर्मूला लिख के ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है। तुम लोग को बोला जाएगा कैरिंग कॉस्ट निकालो, तो ये फॉर्मूला लिख के कैरिंग कॉस्ट निकालना है। जब बोलेगा टोटल कॉस्ट निकालो, तो ऐसे करके ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालोगे, कैरिंग कॉस्ट निकालोगे, और परचेस कॉस्ट तो क्वेश्चन में जो परचेस प्राइस देगा उसके बेसिस पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें EOQ फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये EOQ का मैंने तुम लोग को पूरा प्रोसेस तो बता ही दिया। देखो कैसे करके तुम लोग को EOQ तक पहुंचना है, और ये सब काम में आने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ मैथमेटिक्स पढ़ा दिया, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि अभी तुम लोग देखना क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आएगा जहां पर हमें सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। अच्छा, अब EOQ का कैलकुलेट करने का ना कुछ एजम्पशन भी होता है, वो हम एक बार बता देते हैं। EOQ कैसे कैलकुलेट हो सकता है, कुछ प्री एजम्पशन बेस्ड होता है EOQ, बताते हैं, एक बार लिख लो। एजम्पशन क्या क्या होगा अगर हम लोग EOQ निकालेंगे, देखो EOQ क्योंकि पूरे एनुअल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, तो हमें अपना एनुअल रिक्वायरमेंट अगर पता होगा तो ही हम लोग EOQ अप्लाई कर सकते हैं। तो EOQ अप्लाई करने का पहला कंडीशन, एनुअल रिक्वायरमेंट is known in advance with certainty। ठीक है, हमें सर्टेनिटी के साथ हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट एडवांस में पता होना चाहिए, तो ही हम लोग EOQ को कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, अब दूसरा क्या होना चाहिए, द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी स्टॉक, ठीक है, इज कंज्यूम्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। बताते हैं इसका मतलब, देखो जब हम लोग EOQ निकाल रहे हैं तो हम लोग देखो हमेशा ऑर्डर कैसे कर रहे हैं, एक ही तरीके से ऑर्डर कर रहे हैं, जो हम लोग अपना EOQ मान रहे हैं कि हम लोग हर बार इतना करके ऑर्डर करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हर बार हमारा कंजम्पशन इतना ही हो रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब इवनली। ऐसा नहीं कि आज 2 यूनिट कल 5 यूनिट ऑर्डर कर देंगे, ऐसा नहीं है। EOQ हमारा फिक्स्ड होगा, तो इसीलिए फिक्स्ड होता है क्योंकि हम लोग ये एजम्पशन के साथ चल रहे हैं कि हम लोग का जो ये सब एजम्पशन है, ठीक है, तभी वो फॉर्मूला बना है। तो यहाँ पर एजम्पशन ये है कि हमारा कंजम्पशन जो है वो इवनली होगा पूरे साल भर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट एजम्पशन, द कैरिंग कॉस्ट इज कंप्यूटेड एज ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस। ठीक है,
कैरिंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, कैरिंग कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो तो हमें क्वेश्चन बताएगा, ठीक है, फिक्स्ड परसेंटेज, और ऑर्गेनाइजेशन खुद से डिसाइड करता है, ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, लेकिन उस परसेंटेज को किस पे लगाएंगे, बोल रहा है कि परचेज प्राइस पे लगाओ। मतलब ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, ईओक्यू इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो ये कैरिंग कॉस्ट जो है, ये कैरिंग कॉस्ट ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या हमें क्वेश्चन में परसेंटेज बताएगा, हाँ परसेंटेज बताएगा, लेकिन वो परसेंटेज किस पे अप्लाई करना है, बोल रहा है कि परचेज प्राइस पे अप्लाई करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। 4th नंबर में लिखो, एक सेकंड, मैंने एनुअल कौन कौन सा पॉइंट लिखवाया, एनुअल रिक्वायरमेंट इज नोन एज इवनली, एडवांस में पता होना चाहिए, इन्वेंट्री इज कंज्यूम्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर लिख दिया है, द ऑर्डरिंग कॉस्ट, अच्छा हाँ और एक चीज लिखना पड़ेगा, लिखो द ऑर्डरिंग कॉस्ट ओसी लिख दिया, पर ऑर्डर रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of साइज, ठीक है। मतलब देखो हम लोग चाहे एक बार में 10 यूनिट ऑर्डर करें, जैसे कि देखो यहाँ पर था, हम लोग चाहे एक बार में 12 यूनिट करें या 12 बार में एक यूनिट करें, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट वो फिक्स्ड होना चाहिए। अगर 2 रुपए पर यूनिट पर ऑर्डर है तो वो 2 रुपए पर ऑर्डर ही रहना चाहिए, चाहे एक बार ऑर्डर करें चाहे 12 बार ऑर्डर करें। तो ये एजम्पशन है कि अगर हम लोग ईओक्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो द एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज कंप्यूटेड ऑन एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर, ठीक है। ये मैंने अभी अभी समझाया, पूरा एनुअल कैरिंग कॉस्ट को हमें इंडिविजुअली मंथ वाइज या डेज वाइज कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग इन्वेंट्री का एवरेज करके, जैसे यूक्यू का एवरेज कर रहे हैं ना, तो वही इन्वेंट्री है कि हम लोग उसका एवरेज करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 6th नंबर में लिखो ईओक्यू इज द ऑर्डर साइज वेयर द सम ऑफ annual ordering cost and carrying cost is the least, ये लीस्ट है मतलब सस्ता, सबसे कम, एंड इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ईओक्यू ऐसा एक ऑर्डर साइज है जहां पर हमारा सम ऑफ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब पूरा साल भर का ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो कैरिंग कॉस्ट है वो सबसे सस्ता भी होगा, इक्वल भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिसने ये फॉर्मूला बनाया उसने ये दोनों को बैलेंस करके ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये 6th नंबर एजम्पशन है कि ईओक्यू बेस पे ऑर्डर करेंगे तो हमें सस्ता और जो है इक्वल ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। और लास्ट पॉइंट लिखो परचेज प्राइस पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। ये भी एक एजम्पशन लेना है, जो परचेज प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये जो हम लोग परचेज प्राइस हमें क्वेश्चन में देगा ना, जो हम लोग कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर करके कैलकुलेट करेंगे, ये जो कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे परचेज प्राइस पे करेंगे, बोल रहे हैं ये भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये 7 पॉइंट्स और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम लोग इसको प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन अभी करके देखेंगे, ठीक है। एक हम तुम लोग को ग्राफ बना के दिखा देते हैं, ईओक्यू कैसे ग्राफ में प्लॉट हो सकता है, ये देखो। ये ग्राफ हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस्ट, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइज, जीरो यहाँ पर लिख दिया, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। यहाँ पर लिख दिया मैंने 5, 10, 15 और 20। देखो मैंने इस तरीके से इस ग्राफ को एक दिखाया है कि अगर हम लोग
लॉट में ऑर्डर करेंगे तो हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो पर लॉट 5 करके होगा। अगर 20 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 30 यूनिट ऑर्डर करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है, 40 यूनिट ऑर्डर करेंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरीके से मतलब सीधा बात है कि हमारा क्वांटिटी जितना बढ़ेगा हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट उतना बढ़ेगा, ठीक है। क्वांटिटी जितना बढ़ेगा हम लोग का सॉरी कैरिंग कॉस्ट उतना बढ़ेगा। देखो दो चीज होता है कि अगर मेरा क्वांटिटी ऑर्डर का बढ़ेगा तो मेरा कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, ठीक है। तो अगर हम 10 से लेके 20 30 ऐसे करके, जैसे मान लो मैंने ऐसे ऑर्डर कर दिया, जैसे मान लो मैंने ऑर्डर किया है 40 यूनिट, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो मेरा यहाँ पर खर्चा लग जाएगा मान लो ये इतना, ठीक है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो हम लोग अगर क्वांटिटी जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा क्वांटिटी को बढ़ाएंगे हम लोगों का ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होता जाएगा और कैरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका लाइन कुछ ऐसे देखने में होगा, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये मान लो हो गया कैरिंग कॉस्ट का लाइन। मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा डेटा लिया नहीं है कि हम एक एक करके प्लॉट करके दिखाएं, हम जस्ट लाइन बता देते कैसे देखने में लगेगा, ठीक है। और अगर हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट को देखें तो वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये ऐसे होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होता जाएगा मतलब हम लोग जितने ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे, देखो 10 यूनिट में ऑर्डर करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, ये देखो 10 के लिए ज्यादा, 20 के लिए उससे कम, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा 10 के लिए 20, ठीक है, 10 के लिए 20 होगा, 20 के लिए 15 होगा, ठीक है, फिर 10 यानी 30 हो जाएगा, 5 होने से 40 हो जाएगा, मतलब ये देखो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट हम लोग का कैरिंग कॉस्ट के केस में होगा। कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, 10 यूनिट कैरी करने का कॉस्ट जो है वो 5 होगा, लेकिन 20 करोगे तो उसका ज्यादा हो जाएगा, 30 करोगे उसका और ज्यादा हो जाएगा, 40 करोगे उसका और ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो मैंने जस्ट रफली दिखा दिया कैसे बन रहा है। तो मेरा ईओक्यू कौन सा है, फिर ईओक्यू पॉइंट कौन सा है, बोल रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट जहां पर एक दूसरे को कट करता है वहीं पर ये इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा ईओक्यू निकल के आएगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर मेरा 40 में लाइन आया, यानी अगर हम 40 यूनिट ऑर्डर करेंगे तो उस केस में मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगा। वो देखो सारे पॉइंट को लेके प्लॉट करके देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने तो वैसा कुछ मतलब पॉइंट रखा नहीं है कि कॉस्ट इतना होने से इतना, साइज होने से इतना कॉस्ट, उतना इंडिविजुअली नहीं दिखाया, बट ये समझाया कि क्यों मेरा ये लाइन नीचे की तरफ आएगा, एक अपवर्ड होगा एक डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और ये दोनों लाइन कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट जहां पर एक दूसरे को कट करेगा वही हम लोग का होता है ईओक्यू। यही पॉइंट हम लोग का ईओक्यू होगा। और वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ऐसे साइज में जाना तो पता चल जाएगा कि ये हम लोग का ईओक्यू है, ठीक है। अच्छा अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये वाला देखो, बोल रहा है कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर। बोल रहा है कि ईओक्यू बताओ और एक साल में कितने सारे ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे वो भी बताओ। बोल रहा है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम 10,000। नीचे बोला है कि ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 2, स्टोरेज कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट, कैरी करना स्टोर करना एक ही बात है, स्टोरेज कॉस्ट का मतलब ही कैरिंग कॉस्ट होता है, 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है ईओक्यू, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एसी इंटू ओसी, ठीक है। एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ऐसे हो जाएगा। अच्छा अब इस क्वेश्चन में एसी यानी एनुअल कंजम्पशन कितना है, एनुअल कंजम्पशन है देखो 10,000, अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, सब डायरेक्टली दिया हुआ है। ऑर्डरिंग ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 50, एक ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50, ठीक है।
अच्छा, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना बोला है? 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, और ये हमें किस पे कैलकुलेट करना है? परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे। अब तुम लोग को समझ में आएगा कि ये पॉइंट जो लिखा है इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। देखो यहाँ पर बोला है एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज कंप्यूटेड ऑन एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पर एक मिनट, नहीं सॉरी, परचेज कॉस्ट पे निकालने, वो कहाँ चला गया पॉइंट? ये रहा। परचेज प्राइस पे कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। तो परचेज प्राइस कितना है? परचेज प्राइस है हम लोगों का देखो 2 पर केजी, ठीक है। तो फिर मेरा कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 2 पर केजी पे 8%। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ये देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹50 पर ऑर्डर, और जो कैरिंग कॉस्ट है वो हो जाएगा परचेज प्राइस पे हमें फिक्स्ड परसेंटेज लगाना होता है, ठीक है। तो परचेज प्राइस कितना दिया हुआ है? 2 पर केजी इनटू जो परसेंटेज है, इनटू जो परसेंटेज है 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, तो ये लग जाएगा 8%, ठीक है। पहले परचेज प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट केजी में है, तो 2 इंटू 8%, मतलब ये हो गया 0.16 पर केजी पर एनम, ठीक है। मतलब 1 केजी प्रोडक्ट को कैरी करने का ईयरली एक्सपेंसेस है 0.16, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो 0.16 लिख देना है। अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा। देखो 2 इंटू 10,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 0.16, जितना भी आया इसका रूट करना पड़ेगा 2500, ठीक है। तो EOQ हो गया 2500 केजी। केजी में आंसर क्यों दे रहे? क्योंकि यूनिट हमें केजी में दिया हुआ, अगर कुछ नहीं देगा तो यूनिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा EOQ यानी एक बार में हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए? एक बार में हमें अगर 2500 यूनिट ऑर्डर करते हैं तो फिर हम लोगों का कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होगा और चीपेस्ट भी होगा, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करने और एक पॉइंट बोला है, नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर, ठीक है। एक साल में हमें कितना ऑर्डर करना पड़ेगा अगर हम लोग 2500 करके एक एक बार में ऑर्डर करेंगे और हमारा एनुअल कंजम्पशन 10,000 है, तो मुझे बोलो कि पूरे साल में हमें कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा? बोलो। 4 बार मैम। 4 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? इसीलिए देखो मैंने ये सारे डिटेल्स में इसीलिए बताया, ये करने से क्या आता है? नंबर ऑफ ऑर्डर आता है, ठीक है। मैंने अभी तुम लोग को बताया था कि मेरा 12 यूनिट का कंजम्पशन है, अगर हम एक बार में 12 यूनिट ऑर्डर करेंगे तो एक बार ऑर्डर होगा, अगर 1 यूनिट ऑर्डर करेंगे तो 12 बार ऑर्डर होगा। तो मुझे कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा? मुझे चाहिए 10,000। 10 यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा, लेकिन फॉर्मूला का लॉजिक मैंने बताया, फिर से बताते हैं। हमें 10,000 केजी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम एक बार में 2500 केजी करके ऑर्डर करेंगे, ऐसा मैंने सोच लिया है, क्योंकि यही मेरा EOQ होगा, मतलब सबसे सस्ता वाला ऑर्डर होगा। तो डिवाइडेड बाय 2500, तो कितना आ गया? 4। तो मुझे 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर मुझे पूरे साल में 10,000 केजी चाहिए, अगर हम 2500 केजी करके एक एक बार में ऑर्डर करेंगे तो 4 बार ऑर्डर करने से 10,000 का रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, ठीक है। तो हमें 4 टाइम्स जो है ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 चीज हमें पूछा था। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला तो अभी मैंने सिखाया नहीं। अभी तो मैंने 3 वाला किया ना। अच्छा, 3 के बाद बाई चांस 5 आ गया है, 4th नंबर वाले में था, ठीक है। हम एक काम करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। अभी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उससे तुम लोग मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इलास्ट्रेशन 4, इसमें क्या दिया हुआ है?
हमें बोला है क्वेश्चन में कि एनुअल कंजम्पशन है 5000 यूनिट, ये हमें क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। और यूनिट प्राइस का मतलब परचेज प्राइस, 1 यूनिट परचेज करने में मार्केट में पैसा लगता है 20 रुपीज, ठीक है। ऑर्डर कॉस्ट भी बता दिया है, ऑर्डर कॉस्ट है ₹16, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ये भी क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है, 16 रुपीज। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट जो है, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट कैसे बताए वो थोड़ा बताते हैं। देखो कैरिंग कॉस्ट हमें किस तरीके से बताया गया, एक सेकंड, मिस हो गया है मेरे से, वो ऐड करनी है, ठीक है। देखो ऐसे बताया है यहाँ पर, एनुअल कंजम्पशन 5000 यूनिट, ये 20 रुपीज, ऑर्डर कॉस्ट, स्टोरेज जो कॉस्ट है इसको ऐसे लिखा है क्वेश्चन में, हम बता देते हैं। ऐसे लिखा है, स्टोरेज रेट 2% पर एनम, इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम, ऑब्सोलेसेंस रेट 6% पर एनम, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करो ईओक्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये पहले हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन ऐसा ही दिया है, हम ऐड कर देंगे तो तुम लोग को डिटेल्स मिल जाएगा। हमें ईओक्यू फाइंड आउट करना है, तो चलो सबसे पहले ईओक्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ईओक्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है 2 इंटू AC इंटू OC डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो देखो 2 एनुअल कंजम्पशन गिवन है क्वेश्चन में, बिना इसके तो हम लोग ईओक्यू कर ही नहीं सकते हैं, 5000, और यहाँ पर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो है हम लोग का 16 रुपीज, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, देखो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, यहाँ पर कितने सारे कैरिंग कॉस्ट है, देखो स्टोरेज, स्टोर करने का खर्चा कैरिंग कॉस्ट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ये भी कैरिंग कॉस्ट है, मैंने लिखवाया था। ম্যাম বলছিলাম থার্ডের কোশ্চেনটা কি লিখেছেন, থার্ড একেবারে লাস্টের পয়েন্টটা ऑब्सोलेसेंस रेट মানে कुछ ऑब्सोलेसेंस रेट, देखो एटाও বলছি स्टोरेज रेट, वही बोल रहे थे। देखो स्टोरेज रेट का मतलब होता है कि यहाँ पर देखो स्टोर करने का खर्चा, मैंने सारा पॉइंट यहाँ पर लिखवाया था स्टोरेज रेट, ठीक है, यानी वो भी कैरिंग कॉस्ट है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट भी मेरा कैरिंग कॉस्ट होता है। कैसे, मैंने यहाँ पर लिखा था कि देखो अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन, हम लोग जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं उसके लिए हम लोग अगर लोन लिए हैं तो हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या लोन ले रहे हैं उस पे लगा हुआ इंटरेस्ट, उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी हम लोग का कैरिंग कॉस्ट होगा। अब ये वाला पॉइंट जो मैंने तब नहीं बताया है, अभी बताने ही वाले थे, तो देखो क्या होगा। ऑब्सोलेसेंस रेट का मतलब होता है कि बैकडेटेड हो जाता है स्टॉक, ठीक है, आउटडेटेड हो जाता है। मतलब हम लोग अगर रॉ मटेरियल रख रहे हैं, हो सकता है हमारा ऐसा काम है कि जो है टाइम टू टाइम चीज अपडेट होते जाता है, ठीक है। तो ये चीज जो है ऑब्सोलेसेंस का मतलब है, बेसिकली बोल सकते हो कि उस चीज का बैकडेटेड हो जाना टेक्नोलॉजिकल रीजन से या फिर कुछ और रीजन से, ठीक है। तो उसके लिए अगर हमें लग रहा है कि उसके लिए मेरा कैरिंग कॉस्ट 6% पर एनम होना चाहिए तो हम वो भी चार्ज करेंगे। जैसे देखो स्टोरेज रेट होता है कि मुझे ये कैरी करने का इतना स्टोरेज कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। मतलब 2% का मतलब क्या है, अगर 100 रुपए का मेरा रॉ मटेरियल है तो उस पे 2 रुपए का मेरा स्टोरेज रेट लगेगा। 100 रुपए का अगर मटेरियल है तो 12 रुपए का इंटरेस्ट रेट लगेगा, और 100 रुपए का मटेरियल है तो 6 रुपए का मेरा ऑब्सोलेसेंस रेट है। ऑब्सोलेसेंस रेट का मतलब होता है कि बैकडेट हो जाने का जो कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ेगा। जैसे लोन लेते हो तो इंटरेस्ट बेयर करना पड़ता है, वैसे ही ऑब्सोलेसेंस का मतलब हो जाएगा कि हम लोग, चार्ज खत्म हो, ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है बैकडेटेड हो जाने के लिए हम लोग जो कॉस्ट बेयर करेंगे, कि फिर मेरा 6 रुपए का जो है कॉस्ट इस पे
में बैकडेटेड हो सकता है, तो उसके लिए मुझे 6% पर एनम कैरिंग कॉस्ट में एड ऑन रखना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है आउटडेटेड हो जाने का डर या बैकडेटेड हो जाने का डर, ठीक है। तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया, 3 कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, सभी पर एनम दिया हुआ है तो हम सबको ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया 6 + 2 8, 8 और 12 हो जाएगा 20%, ठीक है। मेरा कैरिंग कॉस्ट हो गया 20%। लेकिन मुझे क्या निकालना होता है, कैरिंग कॉस्ट का, ये तो परसेंटेज निकला, परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट, मुझे निकालना पड़ता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। वो कैसे निकलता है, मेटेरियल प्राइस पे निकलता है, ठीक है। मेटेरियल प्राइस कितना है, 20 into 20%। हाँ 20 × 20। तो यहाँ पर देखो 4 हो जाएगा, 4 पर यूनिट पर एनम, ठीक है। जिसको यहाँ पर लिख दो, अब कैलकुलेट करके देख लो कितना हो। 40,000 इसका रूट करने से आता है 200, ठीक है। इसका रूट करके देख लो 200 यूनिट आएगा 40,000 का रूट, मतलब हम लोग का ईओक्यू हमें पता चल गया, ठीक है। ईओक्यू हो गया है हम लोग का इतना। अच्छा, अब हमें और क्या कैलकुलेट करने बोला था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये सब तो वेरिएबल ही है, कुछ भी फिक्स नहीं है, तो हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, मतलब टोटल कॉस्ट। तो पहला टोटल कॉस्ट में आ जाएगा परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कैसे निकालते हैं, कितना परचेज करना है, पूरे ईयर में 5,000 यूनिट परचेज करना है, और एक यूनिट का प्राइस कितना है 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 लाख परचेज प्राइस, ठीक है। ये वेरिएबल है, ठीक है, ये सब फिक्स नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, जितना सारा ऑर्डर, कितना सारा ऑर्डर होगा, मुझे 5,000 यूनिट का मटेरियल पूरे ईयर में चाहिए, हम ऑर्डर करने वाले हैं 200 पर यूनिट, एक बार में 200 पर यूनिट ऑर्डर, 25 ऑर्डर्स हैं, 25 टाइम्स, और इसमें इनटू कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। ये 16 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो 25 टाइम्स मतलब 25 बार ऑर्डर करना है, एक एक ऑर्डर पे 16 रुपीज का खर्चा है, यानी 400 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो, अगर ये मेरा ईओक्यू वाला ऑर्डर है तो मेरा कैरिंग कॉस्ट का आंसर कितना आएगा, बिना कैलकुलेट किए बोल सकते हो कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, बिना कैलकुलेट किए तुम लोग मुझे बोल सकते हो कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा। देखो ईओक्यू में मैंने कुछ बताया, अभी देखो मैंने तुम लोग को इतना सारा डिटेल्स बताया, अगर तुम लोग के ध्यान में वो बात है तो तुम लोग बिना कैलकुलेट किए मुझे बोल सकते हो कि मुझे कैरिंग कॉस्ट यहाँ कितना लिखना चाहिए। देखो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मैम 800। कैरिंग कॉस्ट आधा बोले थे ना आप, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री का आधा, तो 200 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू जो कैरिंग कॉस्ट निकला 4 रुपीस, 200 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 4, 400। हाँ वो तो कैलकुलेट हो गया, बिना कैलकुलेट किए बताओ। 400 सही आंसर है, लेकिन बिना कैलकुलेट किए कैसे बताओगे। मैम क्योंकि मेरा ईओक्यू 200 यूनिट निकला, इसका मतलब मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एक ही है, इसका मतलब 400 ये एक शॉर्टकट मेथड है जो हाँ देखो, अगर मेरा ईओक्यू बेस्ड ऑर्डर है तो फिर ऑर्डरिंग अगर 400 है तो कैरिंग भी 400 ही आएगा, वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम तुम लोग को पूछ रहे थे कि तुम लोग बिना कैलकुलेट किए कैसे बोल सकते हो। अगर मेरा ईओक्यू बेस्ड ऑर्डर है तो ये 400 है तो ये भी 400 होगा। अब निकालोगे कैसे, हाफ इंटू ईओक्यू करना है, ईओक्यू कितना है 200 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो कि हम लोग का 4 रुपीज है, तो ये कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा, देखो ये कैलकुलेट करने से 400 आ जाएगा ना, तो फिर ये हो जाएगा 1,08,000, ठीक है। टोटल 1,08,000 आएगा, ये दोनों 400 400 आएगा, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट हो गया। अच्छा, अब देखो हमें इस क्वेश्चन में एक एडिशनल पॉइंट दिया था, वो भी हम लिख देते हैं तो कर लेंगे। अगर मान लो कि मेटेरियल का प्राइस 16 के जगह, सॉरी 16 नहीं, कितना था 20 के जगह, 20 के जगह अगर 12.80 हो जाएगा तो फिर टोटल कॉस्ट कितना होगा, ये तुम लोग को निकालना है। अगर मेटेरियल का कॉस्ट 20 के जगह 12.80 हो जाएगा तो मुझे ये बोलो कि मेटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना होगा, ये जो टोटल कॉस्ट निकाले हो ये कितना हो जाएगा, ये निकाल के बताओ अगर 12.80 हो जाएगा। तो पहले बोलो परचेज प्राइस कितना होगा। 5,000 into 12.80। है 5,000 इंटू 12.80, तो
कितना होगा 64,000। हाँ 64,000। अच्छा इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? $5,000 डिवाइडेड बाई, अच्छा अगर मेरा ये चेंज होगा तो मेरा यूक्यू भी तो चेंज होगा, देखो वो भी तो होना चाहिए ना। अगर मेरा परचेज प्राइस चेंज होगा तो मेरा यूक्यू भी चेंज होगा। रुको, यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट भी लिख देते हैं, उसके बाद नीचे थोड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है। वो मेरे से मिस हो गया। देखो ईओक्यू भी मेरा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? 2 तो फॉर्मूले में 2 है वही रहेगा, एनुअल कंजम्पशन 5,000 ही रहेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 रहेगा, लेकिन मेरा कैरिंग कॉस्ट तो चेंज होगा ना। कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा तब? अभी मैंने 20 पे 20% लगाया था, अभी मुझे लगाना है 12.80 पे 20%, ठीक है। 12.80 पे मुझे 20% लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कितना होता है, $2.56, तो कितना आ जाएगा? 2 into 5,000 into 16 डिवाइडेड बाय 2.56, इसका रूट 250 हो रहा है, ठीक है। 250 ईओक्यू आएगा। अगर देखो परचेज प्राइस चेंज होने से ईओक्यू भी चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट डिपेंड ऑन परचेज प्राइस, तो ईओक्यू चेंज हो गया। अगर ईओक्यू चेंज हो गया तो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो कैलकुलेशन है उसमें भी चेंजेस आएगा ना। एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू होगा। मुझे इतना यूनिट ऑर्डर देना है और एक बार में इतना यूनिट ऑर्डर देना चाहते हैं, तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर जितना होगा इंटू ₹16, तो देखो कितना आएगा। मैम 320। 320, तो ये भी कितना आना चाहिए? 320 आना चाहिए। ईओक्यू है, देख लो कैलकुलेट करके। हाफ इंटू ईओक्यू इतना, इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो कि अभी निकल के आया 2.56 नए प्राइस के साथ, ठीक है। 2.56 देख लो आ रहा है कि नहीं। 320 आना चाहिए। 250 इंटू, अगर नहीं आएगा तो फिर कुछ तो हम लोगों ने गलत कैलकुलेशन किया है तभी नहीं आएगा, अदरवाइज आना चाहिए। तो 64,640 ये हम लोग का हो जाता है टोटल कॉस्ट, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कोई भी एक इसे बोल सकते हो, टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा, इसीलिए मैंने फॉर्मूले को थोड़ा इलाबोरेट करके बता दिया कि कैसे करके फॉर्मूला जो है बना है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये 3 कॉस्ट आराम से निकाल सकते हो। और इसमें से ये पॉपुलर होता है, ये क्वेश्चंस में ये कॉस्ट बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, और ईओक्यू भी पूछता है, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।